तुम दोनों अंदर कैसे आ गए, वो भी बिना किसी से पूछे? ये औरत शेखर आनंद की पर्सनल सेक्रेटरी शालिनी थी, जो मुंशी जी की पहचान से वाकिफ नहीं थी। मैं यहाँ के चेयरमैन मिस्टर गुप्ता से मिलने आया हूँ। मिस्टर अभिनव गुप्ता इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं और वो तुम जैसे सेल्समैन से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ से निकलो, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाऊं। सिक्योरिटी। गौतम के फोन पर अवनी का फोन आने लगा। इससे पहले कि वो फोन उठाकर जवाब देता, उसका मोबाइल लो बैटरी के कारण स्विच ऑफ हो गया। तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो? ये जोधपुर के मुंशी जी, मुझे लेट हो रहा है, गुप्ता जी को बुलाइए प्लीज। हेलो। अभिनव गुप्ता मुंशी जी को अच्छे से जानता था। वो अपने काम छोड़कर तुरंत अपने केबिन से बाहर आ गया। देखो, मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मिस कामिनी, ये तरीका है आपका गेस्ट से बात करने का? सॉरी सर, लेकिन शट अप। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस बदतमीजी की वजह से तुम्हें इस कंपनी से निकाला जा सकता है। ऑफिस में शालिनी की इस तरह से बेइज्जती पहली बार हुई थी। उसने शेखर आनंद को फोन पर ये सारी बात बता दी। वहीं दूसरी तरफ गौतम मुंशी जी के साथ ऑफिस की फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर घड़ी पर चली गई। 4 बज चुके थे। अब उसके पास सिर्फ 2 घंटे रह गए थे। वो जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन कर ऑफिस से बाहर जाने लगा, उसे बाहर एक आदमी दिखाई दिया, जिसकी आंखों में गुस्सा भरा था। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? पर अभिनव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने आप को चेयरमैन कराने लगे और शालिनी को फायर कर दिया। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोल। मैंने मिस्टर अभिनव को ये पावर दी है और आज से वही इस कंपनी के चेयरमैन है। अच्छा, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हो और इस कंपनी के अंदर जबरदस्ती कैसे घुसा है? मुंशी कमल स्वरूप। ये नाम सुनते ही शेखर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस्टर कमल, आपने मुझे पहले नहीं बताया। आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते तो हाँ, एक काम करते हैं, आप मेरे केबिन में चलिए, वहां चल के बात करते हैं। हाँ? मिस्टर आनंद, बातचीत का वक्त निकल चुका है। इस कंपनी के आड़ में आप क्या काले धंधे चला रहे हैं, हमें अच्छे से पता है। ये लीजिए। गौतम ने उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया, जिसमें साफ लिखा था कि कंपनी का नया ओनर अब गौतम था। मुंशी जी, मिस्टर गुप्ता आपसे बात करनी है, आइए। वहीं केबिन के अंदर आते ही गौतम ने अपने घड़ी में टाइम देखा। वक्त निकलने के साथ ही उसके दिल में अवनी और उसकी फैमिली के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। मिस्टर अभिनव, आज से आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं। इस कंपनी के सारे फैसले आप ही लेंगे। मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करूंगा सर, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुड। और शेखर आनंद और कबीर आनंद का सारे कच्चा चिट्ठा मुझे चाहिए। उन्होंने बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उनके जेल जाने का वक्त आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए सर, मेरे पास उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं मेरे लॉकर में। मुझे पता था इनके खिलाफ कोई ना कोई आवाज जरूर उठाएगा। मुझे इसी दिन का इंतजार था सर। आज मैं आपको सारे सबूत दे दूंगा सर। नाइस। मुंशी जी, जी हुकुम। मुझे देर हो रही है, मेरा चेक दे दीजिए। थैंक यू। मुंशी जी के फोन पर बाहर खड़े बॉडीगार्ड का कॉल आ गया। फोन उठाते ही मुंशी जी हैरानी से गौतम को देखने लगे। हुकुम। अवनी अभी अभी कबीर आनंद के कमरे में गई है। गौतम ये बात अच्छे से जानता था कि कबीर ने अवनी को अपने केबिन में क्यों बुलाया था। उसके केबिन में एक ऐसा ड्रग रहता था जिसे वो हर लड़की को उस पर इस्तेमाल करके उनका फायदा उठाता था। ऑफिस में बहुत सारे लोग इस सच्चाई से वाकिफ थे, लेकिन सभी लोग कबीर और शेखर के खिलाफ आवाज उठाने से डरते थे। आज कबीर कंपनी के नए मालिक गौतम के गुस्से का शिकार होने वाला था। Come in.
मुंशी जी की बात सुनते ही गौतम चेक लेकर कबीर के कैबिन की तरफ चला गया। आपको कहीं जाने की जरूरत ना है, हुक्म ये मामला खुद देख लेंगे। और हाँ, हुक्म की असली पहचान किसी को पता नहीं चलना चाहिए, चौकी बात ना होगी। जी मुंशी जी। अब नहीं, कम सो कैसे आना हो? अवनी ने कबीर के केबिन में आते ही उसे सारी बात बता दी। गौतम की आंखों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अभी बता रही हो? ये सब तो तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। अभी नहीं कबीर, मैं ड्रिंक नहीं करती। ये क्या बात हुई? तुम यहाँ तक आई हो, तुम्हें एक ड्रिंक तो लेना पड़ेगा। नहीं कबीर, मुझे बस पैसे लेकर जल्द से जल्द शॉप पर पहुंचना है। ओ हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे ना। मैं भी तुम्हें चेक देता हूँ, वेट। और तुम ड्रिंक नहीं करोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। थैंक्स कबीर, पर मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुम्हारे पैसे जितना जल्दी हो सके ना वापस कर दूंगी। मुझे पैसों की परवाह नहीं। कबीर धीरे धीरे अवनी के करीब आने लगा। उसकी आंखों में उसकी मंशा साफ दिखाई दे रही थी। यू नो अवनी, तुम्हारे पापा को आज जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, एक्सेप्ट मी। कम ऑन अवनी, जस्ट वन ड्रिंक। ड्रिंक लो, चेक लो और जाओ। इतना क्या सोचना? कभी ड्रिंक करने के बाद वो तुम पक्का मुझे चेक दे दोगे ना? ऑफ कोर्स, पैसा मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। वो मन ही मन अवनी के साथ रात गुजारने का प्लान बना चुका था। अवनी के सामने अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ग्लास अपने होठों के आगे बढ़ने से पहले ही उसे दरवाजे की जोरदार आवाज सुनाई दी। अवनी के हाथ में ड्रिंक का ग्लास देखते ही गौतम गुस्से में कबीर को देखने लगा। कौन है बे तू? अंदर कैसे आया? गौतम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अगर यहाँ नहीं पहुंचता तो ये तुम्हारे साथ न जाने क्या कर रहा होता। गौतम, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं यहाँ कबीर से मदद मांगने के लिए आई हूँ। तुम नहीं जानती कितना गिरा हुआ इंसान है। ओ हेलो, बहुत हुआ तेरा। तुझे पता है तुम किससे बात कर रहा है? मेरी तो कबीर, ये मेरे हस्बैंड है। तो यही है वो घर जमाई। अवनी, इससे कहो अभी के अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे, नहीं तो आज यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और अवनी, ये चेक तो तुम भूल ही जाओ। यू नो, 3 साल पहले तुम्हारी तरह एक आदमी ने मेरे कैबिन में घुसने की कोशिश की थी। उसकी फैमिली वाले उसकी लाश आज तक ढूंढ रहे हैं। गौतम, प्लीज प्लीज कबीर से माफी मांग लो ना। इससे माफी मांगो? हमने इसकी बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये खोखली धमकियां दे रहा है। ये भौंकने वाला कुत्ता है, काटेगा नहीं। कुत्ता? कबीर, 2 टके एक घर जमाई। अब देखिए कुत्ता क्या करता है। आज की आज तेरी चमड़ी नहीं उधेड़ी ना तो मेरा नाम भी कबीर आनंद नहीं। गौतम। हेलो इंस्पेक्टर शिवा, मैं कबीर आनंद बोल रहा हूं। अभी कभी जेरेट आई है, किसी की चमड़ी उधेड़नी है। और अवनी, ये चेक तो तुम भूल ही जाओ। आज ये जेल जाकर रहेगा। कबीर, मैं गौतम की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज। नहीं अवनी, आज इसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड फाइनली तुम उसके बाद मेरी हो पाओगी। गौतम, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो ये फिनिश्ड मैन। ये थप्पड़ मारना बहुत महंगा पड़ेगा। डैड, इस कुत्ते ने आपके बेटे को थप्पड़ मारने की कोशिश की है।
अपने पापा को इस हालत में देखकर कबीर की आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले कि उसे ये बात समझ में आती, दो हवलदारों ने उसे पकड़कर हथकड़ी पहना दी और घुटनों के बल जमीन पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मिस्टर कबीर आनंद, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को लोगों को लूटने और उनके साथ फ्रॉड करने और बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। डैडी, ये क्या बकवास कर रहा है? शेखर आनंद के मुरझाए हुए चेहरे ने सारी सिचुएशन बयां कर दी थी। अवनी को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी पत्नी को ये ड्रिंक पिलाने की कोशिश की और इसमें कुछ ड्रग्स भी डाले। प्लीज चेक कर लीजिए। ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर अपना रुमाल निकालकर ड्रिंक चेक करने लगा। उसने थोड़ी ड्रिंक अपने रुमाल में डाल दी, लेकिन कुछ ही देर बाद जब रुमाल का रंग सुर्ख नीला पड़ने लगा तो सभी हक्के बक्के रह गए। आपने सही कहा मिस्टर गौतम, इस ड्रिंक के अंदर ट्रायाजोलम नाम का एक ड्रग है जो बेहद ही खतरनाक है। हवलदार, एविडेंस के साथ ले चलो दोनों बाप बेटे को। जेल की हवा खाएंगे तो दोनों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते, मुझे अभी कभी कमिश्नर से बात करनी है। ड्रिंक में ड्रग की बात सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन हिल गई थी। आज कबीर के काले चिट्ठों का टाइम पूरा हो चुका था। अवनी, गौतम के पास बताने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो इस वक्त अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहता था। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। गौतम ने अपनी जेब से 30 लाख का चेक निकालकर अवनी की तरफ बढ़ा दिया। ये देखो, डैडी जी को बचाने के लिए मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट तुमने इतनी जल्दी कैसे अरेंज किया? गौतम अगर सच बताता तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे खामोश रहा। गौतम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें ये चेक किसने दिया? वो मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिया है। उसकी कंपनी में बहुत सारा फायदा हो गया था तो उसने मुझे उधार दे दिया। अवनी हैरानी से उस चेक को देख रही थी। हम ये पैसे आराम से वापस कर सकते हैं। उसे पैसों की जल्दी नहीं है। अवनी, 40 मिनट बचे हैं, हमें शोरूम चलना होगा। तुम लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ अनिल और गीता शोरूम के एक कोने में बैठे थे। दो हट्टे कट्टे गार्ड्स ने उन्हें घेर रखा था। सभी को सिर्फ मैनेजर के कमांड का ही इंतजार था। साथ ही मैनेजर ने कमिश्नर को फोन करके शोरूम आने के लिए भी कह दिया। 10 मिनट रह गए हैं और तुम्हारे दामाद और बेटी भी गायब है। मुझे नहीं लगता तुम लोग पैसे दे पाओगे, इसीलिए जेल जाने के लिए तैयार है। अवनी बेटा, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? मेरा तो जी गले तक आ गया है। मॉम, डोंट वरी, ये रहा चेक। देखा, मैंने कहा था ना, कबीर हमारी मदद जरूर करेगा। बहुत ही अच्छा बच्चा है वो, पूरा सोने का खरा है। ये तुम्हारे गौतम जैसा नहीं है। देखो गौतम, दिखाई दे रहा है ये चेक? ये तुम्हारे औकात से बाहर की बात है। कबीर मेरी बेटी का दोस्त है, मेरी बेटी, और तुम अब आज के आज ही मेरी बेटी को तलाक दे दो। अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ नहीं देख सकती। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने अपनी बेटी के लिए, और तुम जैसा भूत हमारे पल्ले पड़ गया है। मॉम, अरे तुम जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वो... तू चुप ही रहे, तुझे सही और गलत दिखना ही बंद हो गया है। ये आदमी तेरे पल्लू से बंध गया है, तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती है? कबीर का नाम सुनकर अवनी को ड्रिंक वाली बात याद आ गई। मॉम, ये पैसे मुझे गौतम ने दिए हैं, कबीर ने नहीं। अच्छा, इसका ऐसा कौन सा दोस्त आ गया जिसने इस भिखारी को इतने सारे पैसे दे दिए? चल कॉल लगाओ, अभी के अभी अपने दोस्त को कॉल लगाओ।
गौतम हड़बड़ाकर अपने आसपास देखने लगा। वहीं गीता लगातार शक भरी निगाहों से उसे देख रही थी। करो अपने दोस्त को फोन। दरअसल मेरा दोस्त ट्रैवल कर रहा है, उसके असिस्टेंट ने मुझे चेक दिया। आप लोग ये अपना फैमिली ड्रामा घर जाके कर लेना, मुझे चेक दे दीजिए। हाँ लीजिए चेक। मॉम, जैसा आप कबीर के बारे में सोच रही है ना, वो वैसा नहीं है। कबीर ने पैसों के बदले मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और अगर गौतम बस सही वक्त पर नहीं आते ना, तो वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता। ठीक तो गीता को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना बेटा? नो डैड, आई एम फाइन नाउ। तो यही सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि गौतम ये पैसे लाया कहां से। खैर, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में पहली बार इसने कोई ढंग का काम किया है। अरे खाक ढंग का काम किया, पता नहीं कहां से मांग के लाया होगा। हमें सबके पैसे चुकाने होंगे ना। मॉम, ये सब बातें हम घर चलकर करते हैं ना, मैनेजर हमें ही देख रहा है। शाम हो चुकी थी और गीता गौतम के ऊपर ताने बरसाने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। मॉम, यहाँ खड़े मत रहो, मेरे लिए चाय ले आओ। जी मैम। और सुनो, चाय में दूध और इलायची कम डालो। तुम्हारे बाप दादा ने कोई हमें खजाना नहीं दिया हुआ है, समझे? जी मैम। गौतम ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि अग्नि के दादाजी हिम्मत सिंह को अपना कारोबार शुरू करने के पैसे गौतम के दादाजी ने ही दिए थे। क्योंकि एक जमाने में हिम्मत सिंह के पूर्वज मुंशी जी की तरह रंजौर परिवार की सेवा करते थे। मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे पता है तुम सारी मलाई खुद ही चट कर जाते हो। और सुनो, अगर चाय अच्छी नहीं बनी ना, तो चाय कप में नहीं तुझ पर होगी, समझे? थैंक यू अम्मी फॉर मनी यू गिव। लेकिन ये पैसों का क्या करना है? ये गौतम जहां से भी लाया है वापस तो देने ही होंगे ना। अभी तो यही मानो कि गले में फंदा लटका हुआ है। अवनी अपनी सेविंग्स के बारे में सोचने लगी, क्योंकि उसे भी जल्दी से जल्दी गौतम से लिए पैसे वापस लौटाने थे। उसी वक्त गौतम हमेशा की तरह खाने के बारे में पूछने आ गया, क्योंकि घर में अक्सर ही गीता और अनिल की अलग अलग फरमाइश होती थी। मॉम, अभी के लिए हमारी जितनी भी सेविंग्स है हम वो दे देते हैं, बाकी के पैसे मैं धीरे धीरे गौतम को लौटा दूंगी। ठीक है, पहले इससे भी तो पूछो कि इसका अमीर दोस्त बाद में हमसे बाकी के पैसे ले लेगा कि नहीं, क्योंकि सेविंग्स के तो सिर्फ 5 लाख है। कहीं वो मना कर दे तो? नहीं मॉम, उसे पैसों की फिलहाल कोई जल्दी नहीं है। तो फिर ठीक है, हम बाद में ही दे देंगे। लेकिन मॉम, अभी के लिए हम 5 लाख तो दे सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हारे नकारे पति की तरह किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। अच्छा गौतम, जब तुम पैसे रिटर्न करोगे ना अपने फ्रेंड को, तो मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। उन्होंने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। पिछले 4 सालों में गौतम घर का काम करने और खाना बनाने में इतना माहिर हो चुका था कि उसे किसी भी राजस्थानी डिश बनाने में टाइम नहीं लगता था। कुछ देर में सभी खाना खाकर अपने रूम में चले गए।
लेकिन गौतम का काम खत्म नहीं हुआ था। वो किचन में बर्तन साफ करने में लगा था। उस गौतम ने वक्त के साथ साथ हर चीज में अपने आप को ढाल लिया था। बर्तन साफ करते हुए उसके सामने अचानक ही अवनी का चेहरा आ गया। आज पहली बार उसने अवनी की आंखों में खुद के लिए इज्जत देखी थी। वो मन ही मन मुस्कुराता हुआ इस बात के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल अपॉइंटमेंट लेटर पे आपकी साइन चाहिए थी। कल कब फ्री है सर आप? मैं कल सुबह ऑफिस आ जाऊंगा। ओके सर। इतनी रात को तुम फोन पे किससे बात कर रहे थे? मैं वो क्रेडिट कार्ड वालों का बहुत फोन आने लग गया आजकल। किसी भी टाइम पे फोन करते बहुत परेशान कर रखा है। मैं भी परेशान हो गया हूँ इन लोगों से। अगले दिन सुबह गौतम अपने घर का काम खत्म करके चैरियट जाने के लिए निकल गया। वो अवनी से मार्केट के काम का बहाना बनाकर निकला था, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी घर वापस पहुंचना था। गुड मॉर्निंग सर। मैंने सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को इन्फॉर्म करके मीटिंग के लिए बुला लिया है सर। आप कब तक पहुंच रहे हैं सर? मिस्टर गुप्ता, आपने किससे पूछकर ये मीटिंग रखी है? मैं नहीं चाहता कि मेरी असलियत किसी के भी सामने आए। प्लीज कैंसिल द मीटिंग। आई एम सॉरी सर, मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, आपके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। गुड, मैं आपको आपकी कैबिन में मिलता हूँ। अरे जीजा सा, आप यहाँ कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? क्योंकि लूजर्स के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं। दरअसल उसके सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं, अवनी की कजिन शनाया थी। शनाया बचपन से ही अवनी को पसंद नहीं करती थी। इसकी ही कई वजहें थी। अवनी का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। अवनी की शादी गौतम जैसे लूजर से होने के बाद शनाया सबसे ज्यादा खुश हुई थी। एक मिनट, आज शनाया की शादी शहर के सबसे अमीर आदमी रघुवीर पंडित के इकलौते बेटे सिद्धार्थ पंडित से होने वाली थी। रघुवीर पंडित भी चैरियट के साथ मिलकर काम करता था। चैरियट की ही बदौलत उसका जोधपुर में बहुत दबदबा था, और इसी दबदबे और नाम को देखकर अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपनी पोती की शादी सिद्धार्थ पंडित के साथ तय कर दी। गौतम हमेशा की तरह आज भी शनाया के ताने सुनकर खामोश खड़ा रहा। खैर छोड़ो, तुम क्या ही कहोगे। तुम्हारे जैसे आदमी की हमारे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है। वेल, हम यहाँ शेखर अंकल को अपनी शादी की इनविटेशन कार्ड देने आए थे। अगर तुम चाहो तो तुम भी शादी में आ सकते हो। तुम्हारे लिए वेटर का काम रिजर्व करके रख दूंगी। आपकी शादी में मुझे वेटर बनने का कोई शौक नहीं है। गौतम के सिंपल से कपड़ों को देखकर सिद्धार्थ मन ही मन हंस रहा था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि इन सिंपल कपड़ों के पीछे चैरियट का मालिक खड़ा था। अच्छा, तो ये है गौतम द घर जमाई। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम वही हो ना जो अपने पत्नी के टुकड़ों पर पलते हो। आज फाइनली दर्शन हो ही गया। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस बिल्डिंग में ना तुम्हारे जैसे लूजर्स की जगह नहीं है। तो तुम मैं एक्चुअली यहाँ पे जॉब मांगने आया था। नौकरी? सीरियसली? यहाँ झाड़ू पोछे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे से ऐसे बात करने की? इसके बाद जो कुछ भी कहना, जो कुछ भी करना, सोच समझ के करना, समझे तुम? क्या क्या कर लेगा बे तू? बोल, क्या करेगा? बेबी छोड़ो ना, किस लोफर के मुंह लग रहे हो तुम। हम जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा कर लेते हैं। वैसे भी इस आदमी के पास कोई काम धंधा तो है नहीं। वहीं शनाया और सिद्धार्थ चेयरमैन के केबिन के साइड में आकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ के दिमाग में अभी तक गौतम की कही हुई बात चल रही थी। छोड़ो ना बेबी, तुम अभी तक उस घर जमाई के बारे में सोच रहे हो।
शनाया, उस घर जमाई ने गलत आदमी से पंगा लिया। वहीं दूसरी तरफ गौतम सीधे अभिनव के केबिन में चला गया। प्लीज कम सर। थैंक यू सो मच गुप्ता जी। एक बात बताइए, आप ये रघुवेंद्र पंडित और उसके बेटे सिद्धार्थ पंडित को जानते हैं? हाँ सर, जानता हूँ। रघुवीर जी हमारी कंपनी के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, आज के बाद से रघुवेंद्र पंडित की कंपनी के साथ चैरिट ग्रुप काम नहीं करेगा। उनके साथ जो भी डील्स होने वाली है सब कैंसिल कर दी जाए और उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जो लोग दूसरों की इज्जत नहीं करते हम उनके साथ काम नहीं करते, क्योंकि काम जो होता है वो औकात देखकर नहीं हालात देखकर दिया जाता है। गौतम की बात सुनते ही अभिनव समझ गया था कि गौतम ने बिना कुछ सोचे इतनी बड़ी बात नहीं की है। अभिनव ने इमीडिएटली रघुवीर पंडित को कॉल लगा दिया। गौतम मुस्कुराते हुए पास में रखी चेयर पर बैठ गया। हेलो मिस्टर रघुवीर, मैं अवतार ग्रुप का न्यू चेयरमैन अभिनव गुप्ता बात कर रहा हूं। न्यू चेयरमैन शब्द सुनते ही रघुवीर एक पल के लिए सक पका गया। यस मिस्टर गुप्ता। आपके लिए बुरी खबर है, अवतार ग्रुप आपके साथ मिलकर काम नहीं करेगा। आपके साथ हमारी जितनी भी डील साइन हुई हैं उन्हें मैं अभी के अभी कैंसिल करता हूं। डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। और हां, एक बात और, अवतार ग्रुप झाड़ू पोंछा लगाने वालों के साथ मिलकर कभी काम नहीं करता। इससे पहले कि रघुवीर ये बात समझ पाता और कुछ जवाब दे पाता, अभिनव ने फोन काट दिया और गौतम को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ और शनाया चेयरमैन से मिलने का वेट कर रहे थे। ऑफिस के अंदर आते ही उसे पता लग गया था कि अवतार ग्रुप का चेयरमैन अब अभिनव गुप्ता बन गया। इस बात से सिद्धार्थ को हैरानी तो हुई, लेकिन वो अभिनव से मिलकर जाना चाहता था। बहुत देर वेट करने के बाद भी सेक्रेटरी उसे अंदर जाने नहीं दे रही थी, लेकिन अब सिद्धार्थ के सब्र का बांध टूट चुका था। और कितनी देर वेट करना होगा मुझे? आप एक बार चेयरमैन सर को कॉल कीजिए। मेरा नाम सिद्धार्थ पंडित है, वो शायद मेरे बारे में जानते होंगे। जैसे ही सिद्धार्थ की बात खत्म हुई, सेक्रेटरी के पास अभिनव का कॉल आ गया। अभिनव से बात करने के बाद सेक्रेटरी सिद्धार्थ को देखने लगी। देखते ही देखते उसने सिक्योरिटी को कॉल कर दिया, जल्दी से चेयरमैन सर के केबिन पर कुछ लोग भेजो। चेयरमैन शब्द सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए बिल्डिंग के अंदर आ गए। सिद्धार्थ और शनाया इससे पहले कि कुछ समझ पाते, उनके सामने गन्स लिए बहुत सारे गार्ड्स खड़े हो गए। ओ हेलो, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, इस तरह घेर कर क्यों खड़े हो? आई एम सॉरी मिस्टर सिद्धार्थ पंडित, लेकिन आपकी कंपनी के साथ अवतार ग्रुप ने सारी डील्स कैंसिल कर दी हैं और चेयरमैन सर ने कहा है कि हम झाड़ू पोंछा लगाने वालों के साथ काम नहीं करते। व्हाट? ये क्या बकवास है? सिद्धार्थ ये कहते हुए सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी अभी उसने यही बात गौतम से कही थी। लेकिन इससे पहले कि वो इस बात के बारे में सोचता, उसे अचानक याद आया कि उनका आधा काम अवतार ग्रुप की वजह से चल रहा था। अगर आज अवतार ग्रुप उनके साथ सारी डील्स कैंसिल कर देता है तो वो रातों रात सड़क पर आ जाएंगे। ये बात सोचते हुए उसका माथा पसीने से तरबतर हो गया। मुझे चेयरमैन सर से बात करनी है। वो अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? कहां है सर? मैं उनसे सिक्योरिटी बाहर निकालूं इन दोनों को। सेक्रेटरी की बात सुनते ही पास में खड़े लंबे तगड़े गार्ड ने सिद्धार्थ का हाथ मरोड़कर उसे नीचे बिठा दिया। सिद्धार्थ दर्द से कराहने लगा। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ये सब देखकर शनाया उसे बचाने के लिए आगे आ गई। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, हम जा रहे हैं। शनाया का रोता हुआ चेहरा देखकर गार्ड ने तुरंत सिद्धार्थ का हाथ छोड़ दिया, लेकिन सिद्धार्थ अभी तक दर्द के मारे चीख रहा था। तभी उसके पास रघुवीर पंडित का फोन आ गया। सिद्धार्थ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने अवतार ग्रुप में जाकर क्या रायता फैलाया है जो उन्होंने हमारे साथ सारी डील्स कैंसिल कर दी? तुम्हें शादी का कार्ड देने के लिए भेजा था या फिर ये मुसीबत खड़ी करने के लिए? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो यहाँ सिर्फ शनाया के साथ कार्ड देने आया था। मैं तो चेयरमैन सर से मिला भी नहीं। शट अप।
मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम रोड पर आ सकते हैं। अभी के अभी वहां से निकलो और यहाँ आओ। अपनी बात खत्म कर रघुवीर ने एक झटके में कॉल काट दिया। कॉल कटने के बाद सिद्धार्थ अपने आसपास खड़े गार्ड्स को देखने लगा और बिना कुछ कहे बिल्डिंग के बाहर चला गया। उसे जाते हुए देखकर शनाया भी वहां से निकल गई। अचानक इतनी बड़ी बात ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिला दिया था। वो अभी तक समझ नहीं पाया कि असल में हुआ क्या। कार में बैठते ही अचानक उसका ध्यान गौतम के साथ हुई बहस पर चला गया। शनाया, मुझे लगता है ये सब उस गौतम का ही किया धरा है। शनाया तुरंत बोली, क्या? वो स्टूपिड क्या कर सकता है? उसकी औकात अवतार ग्रुप में सफाई करने की भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर सकता है। लेकिन इसके पीछे जो भी गड़बड़ है मुझे पता करना ही होगा। सिद्धार्थ अगले ही पल शनाया के साथ अपनी कार लेकर निकल गया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शक का बीज पैदा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ को सबक सिखाकर गौतम मन ही मन बहुत अच्छा फील कर रहा था। वो अगले ही पल सारे डॉक्यूमेंट साइन कर अपने घर की तरफ निकल गया, लेकिन घर पहुंचते ही उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा एक ही पल में मुरझा गया। हॉल के सोफे पर अवनी की दादी गायत्री देवी बैठी थी। गायत्री देवी ने अपने गले में सोने की एक बड़ी माला पहनी हुई थी और हाथों में कई सारी अलग अलग तरह की अंगूठियां। लेकिन उनकी चढ़ी हुई नाक को देखकर ये साफ मालूम चल रहा था कि अनिल के छोटे से घर में आकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अनिल जब से अग्रवाल मेंशन से अलग हुआ था, तब से गायत्री देवी ने अनिल के घर पर कदम नहीं रखा था। आज अचानक उन्हें सोफे पर बैठा देख गौतम के मन में ढेर सारे सवाल चलने लगे। वो अगले ही पल गायत्री देवी के पैर छूने के लिए आगे आ गया। गौतम को देखते ही गायत्री देवी ने अपना मुंह घुमा लिया, क्योंकि गौतम उन्हें फूटी आंख भी पसंद नहीं था। एक अजीब सी खामोशी हॉल में छाई हुई थी। अनिल और अवनी एक दूसरे को देख रहे थे। उसी वक्त गीता ने चाय का कप गायत्री देवी के सामने रख दिया। ये लीजिए मासा चाय। गायत्री देवी बिना कप को हाथ में लिए उसे सूंघने लगी। कप को सूंघते ही उसने अपनी नाक चढ़ा ली और गुस्से में गीता को देखने लगी। इतनी पतली चाय, लगता है सारी मलाई खुद ही चट कर जाती हो। चाय पतली और तुम मोटी होती जा रही हो। डस्टबिन में फेंक दो इसे। ये बात सुनते ही गीता ने अपना सर नीचे कर लिया। जैसे गीता गौतम को ताने कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, वैसे ही गायत्री देवी गीता को जलील करती है। सुनो तुम सब, मैं यहाँ बस शनाया की शादी का कार्ड देने आई हूँ। शनाया का होने वाला ससुराल हैसियत में हमसे बहुत बड़ा है और बहुत पैसे वाला है। वैसे तो मैं चाहती नहीं थी कि तुम लोग शादी में आओ, लेकिन पार्टी में आने वाले लोग इस बात को लेकर तमाशा खड़ा कर देंगे, क्योंकि तुम लोगों ने समाज में हमारा नाम जो बहुत रोशन कर रखा है। ये बात कहते हुए गायत्री देवी घूरकर अवनी और गौतम को देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। इसलिए शादी में आ जाना, पर खाली हाथ नहीं, महंगा गिफ्ट ही लेकर आना। पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, उनके सामने 500,000 वाला बुके लेकर मत आ जाना। अनिल का भाई सौरभ शनाया की शादी में 35 लाख की कार गिफ्ट कर रहा है। अब इतनी महंगी कार देने की तो तुम्हारी औकात है नहीं, तो कम से कम 5 लाख का नेकलेस ही ले आना। ये बात सुनते ही अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि परिवार की सेविंग्स का सारा पैसा उसने गौतम के दोस्त को दे दिया था। लेकिन दादी साहब, 5 लाख तो बहुत ज्यादा है। हम लोग इतना महंगा गिफ्ट नहीं दे पाएंगे। हाँ मासा, अब देखिए ना, फैमिली की कोई सेविंग भी नहीं है, तो इतना महंगा गिफ्ट। किडनी बेचो या घर, मैं नहीं जानती, पर गिफ्ट कम से कम 5 लाख का होना ही चाहिए। गायत्री देवी की गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अपनी बात खत्म कर गायत्री देवी गुस्से में घर से बाहर निकल गई। हॉल में
एक अजीब सी टेंशन का माहौल छा चुका। वाह, बताओ 5 लाख तो ऐसे कह गई जैसे 5 रुपए हो। शनाया की शादी को लेकर तो हर बात में इतना सोच रहे हैं। अवनी की शादी में इन लोगों को क्या हो गया था? अवनी की शादी में जितने भी लोग आए थे, मैंने एक एक के लिफाफे देखे हैं। किसी ने 500 के ऊपर लिफाफे में नहीं डाले। फोकट में इतना सारा माल खाकर निकल गए। और आज शनाया की शादी में 5 लाख का गिफ्ट, 35 लाख की गाड़ी। भगवान ही जाने ये कैसी लीला चल रही है। हाँ लेकिन गीता, अब माँ ने कहा है तो देना पड़ेगा ना। क्या देना पड़ेगा? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि सोते वक्त तकिए के नीचे रख दिया था? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे ऊपर अभी भी 27 लाख का कर्जा है। कहाँ से लाएंगे इतने महंगे गिफ्ट के लिए पैसे? लेकिन माँ यहाँ से बहुत गुस्से में गई है। हम एक काम करते हैं, ये घर गिरवी रख देते हैं, नेकलेस भी आ जाएगा और बाकी बचे पैसे गौतम के दोस्त को दे देना। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम सिर्फ शनाया की शादी में महंगा गिफ्ट देने के लिए अपना घर तो गिरवी नहीं रख सकते, वो भी दादी सा की झूठी शान के लिए। हाँ, और घर गिरवी रख देंगे तो रहेंगे कहाँ? सड़क पर। ये बात कहते हुए गीता गुस्से में अनिल और गौतम को देखने लगी। गौतम अगले ही पल अपनी नजर घुमाकर अवनी को देखने लगा। इस वक्त उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अवनी बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम लोग सस्ता सा नेकलेस ले लेते हैं। यस मॉम, आजकल बहुत अच्छे डुप्लीकेट डिजाइन आए हैं जो क्लासी भी है और शनाया डेली वेयर में भी यूज कर सकती है। गौतम, कार निकालो, लेट्स गो। कुछ ही देर में सब जोधपुर के ओल्ड मार्केट की तरफ निकल गए। ओल्ड मार्केट की बड़ी सी ज्वेलरी शॉप के बाहर आकर गौतम ने कार रोक दी। ये जोधपुर की एक बहुत फेमस ज्वेलरी शॉप थी, जहां कई शादी करने वाले लोग अपनी शादी की शॉपिंग करने आते थे। शॉप की चकाचौंध को देखकर अवनी को अपने बजट का ध्यान आ गया, जो शायद ना के बराबर ही था। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद सभी लोग एक शॉप के अंदर चले गए। शॉप के अंदर घुसते ही एक मोटा आदमी उन सभी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने अपने हाथ और अपने गले में बहुत सारा गोल्ड पहन रखा था, जिसे देखकर ये साफ मालूम चल रहा था कि वो ही दुकान का मालिक है। खम्मा घड़ी सा खम्मा घड़ी, आओ आओ, कहीं क्या दिखाऊं? हमें नेकलेस और इयररिंग्स देखने हैं। हाँ, या लियो, या देखो, एक से एक डिजाइन है। शॉप ओनर ने अगले ही पल एक के बाद एक बहुत सारे महंगे नेकलेसेस का ढेर लगा दिया। अवनी हर नेकलेस को देखने से पहले उसकी प्राइस का अंदाजा लगा रही थी। सभी नेकलेस उसके बजट से बाहर थे। गौतम भी इस बात को समझ चुका था। इतना सारा ढेर लगाने के बाद भी अवनी ने अब तक कुछ पसंद नहीं किया था। ये देखकर शॉप ओनर बुरी तरह से झल्ला गया। साथ ही गौतम और अवनी को इशारों में बात करते देख उसे लगा कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं, जो ऊपर से खानदानी पर अंदर से कंगाल हैं और यहाँ चुपके से अपना हाथ साफ करके चले जाएंगे। उसने अगले ही पल बाहर खड़े गार्ड को इशारा कर दिया और गार्ड्स तुरंत अंदर आ गए। साथ ही अवनी, गौतम और गीता पर नजर रखने लगे, जिसे देख अवनी और गीता घबरा गए। आखिर क्या होगा? शॉप ओनर का अगला कदम। गार्ड्स को देखते ही गीता और अवनी हड़बड़ा गईं। गौतम डेलिब्रेटली अवनी और गीता का टेंशन एक सुंदर नेकलेस की ओर लगाता है और अवनी अगले ही पल उन्हें नजरअंदाज करके नेकलेस ट्राई करने लगी। अजय, मैं थारे सामने इतना महंगा महंगा डिजाइन को ढेर लगा दियो, अब या में भी थारे को पसंद को नहीं आ रही हो तो मने बता दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे इसमें से पसंद है, लेकिन काय भाई जी, मैं तने झूठ को नहीं बोल रही हो। दुकान माले खूब ग्राहक आवे है, लेकिन मैं कदे काउंटर से उठकर कीणो गहना कौन दिखाऊं? हमारी दुकान का सेल्समैन ही दिखावे है। थैंक यू, मैं इसमें से पसंद कर लेती हूँ। ये बात कहते हुए अवनी टेबल पर रखा नेकलेस ध्यान से देखने लगी। उस नेकलेस की चमक से ये साफ पता चल रहा था कि वो बहुत महंगा नेकलेस था, जिसके ऊपर ग्रीन स्टोन्स का काम किया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन पूरे नेकलेस पर बनाए हुए थे। लेकिन अवनी की सुई कहीं ना कहीं उसी नेकलेस पर आकर अटक चुकी थी। गौतम उस नेकलेस को देखकर
अवनी की आंखों में आई गहरी चमक को देख रहा था। उसका मन हुआ कि वो अभी के अभी अवनी के लिए वो नेकलेस खरीद ले। अजी ये तो बहुत ही रेयर पीस है, प्योर जोधपुरी डिजाइन, काम भी चोखो और डिजाइन भी चोखो। भाई जी थे पहन कर देखो। ये कहते हुए ओनर ने टेबल से वो नेकलेस निकाल लिया। नहीं नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, हमारा बजट सिर्फ 50,000 है। 50,000 सुनते ही शॉप ओनर का दिमाग सनक गया, उसके चेहरे का रंग लाल पड़ गया। अगले ही पल वो टेबल पर रखे नेकलेस गुस्से से समेटने लगा। आसपास खड़े बाकी के सेल्समैन और गार्ड्स भी अपना काम छोड़कर अपने सेठ को देख रहे थे। क्या हुआ, आप ये सारे पीसेस समेट क्यों रहे हैं? तो काय करूं, थाने पैक करके दे दूं। अरे भाई जी जब थारो बजट है ही कोई नहीं तो ये बात तो मने पहले बतानी चाहिए थी, बेमतलब मारो टाइम खराब कर दियो। अरे ऐसी बात नहीं है, हम नेकलेस ले तो रहे हैं, बस हमें थोड़ा सस्ता चाहिए। अरे भाई जी जब अतरा महंगा गहना लेने की हैसियती कोनी तो मने बता देते, पता नहीं कहां कहां से आ जावा है, खामखा इतना महंगा महंगा सेट खुलवा दिया। अपने सेठ की गुस्से भरी बात सुनकर सभी सेल्समैन अपना काम छोड़कर उसके पास आकर खड़े हो गए। उन लोगों को देखकर गीता और अनिल का गला सूख गया। मैडम पहले बोल देते कि आपका बजट नहीं है, और जो नेकलेस आपने देखा वो भी बहुत रेयर है, आपको देखने से पहले ही बोल देना चाहिए। अरे तो हम क्या करें, यही साहब हमारे सामने ज्वेलरी का ढेर लगा रहे थे, इसमें हमारी क्या गलती है? वाह भाई, उल्टो चोर कोतवाल ने डांटे, माने तो घनी देर पहले ही समझ में आ गया था कि थारी जेब में पैसा कोनी, बस महंगो सामान महंगो सामान। बस बहुत हो गई थारी बात, कब से सुन रही हूँ। राजू ले पुलिस ने फोन कर हमारी दुकान में आके मणई धमकी। देखते ही देखते बात बढ़ने लगी। ये देखकर अवनी का गला सूख गया। सामने खड़े सेल्समैन अब उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। गौतम चलो हम कहीं और चलते हैं। मैडम कहीं और जाकर उनका भी टाइम खराब मत कर देना। ये बात सुनते ही काउंटर से दूसरा सेल्समैन निकलकर बाहर आ गया और गुस्से में गौतम और अनिल को देखने लगा। अरे सर, इन लोगों की वजह से ही मार्केट बदनाम होता है। मैंने कल भी इन दोनों को एंटीक मार्केट में देखा था, वहां भी ऐसे टाइम पास करने के लिए शोरूम में घुस गए और 30 लाख का एंटीक स्टैचू तोड़ दिया, और जब पैसे भरने की बारी आई तो वहां से 9 2 11 होने लगे। अच्छा तो ये वही लोग हैं। अब मुझे समझ में आया, अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं खरीद सकता इसलिए महंगा नेकलेस देखकर उसे चोरी करने का इरादा है इसका। क्या कहा तुमने? तुम्हें कैसे पता कि मैं खरीद सकता हूं कि नहीं? गौतम के मुंह से निकली आवाज ने सभी को हिला दिया था। दुकान का सेठ अब किसी भी पल गौतम के ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार था। ये देखकर अवनी के सिर से पसीना आने लगा और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अरे वो नेकलेस 12 लाख को है, तू खरीद सके है कई, और खरीद सके है तो फिर लापीसा दे। तमाशा लग चुका था। दुकान में मौजूद कुछ कस्टमर्स की निगाहें भी गौतम और अवनी पर टिकी थी। गौतम चाहे तो वो अभी के अभी अवनी के लिए पूरी दुकान खरीद सकता था, लेकिन इस वक्त वो अपनी पहचान किसी को बताना नहीं चाहता था। वहीं गीता गौतम की चुप्पी को देखकर मन ही मन उसे कोस रही थी। अवनी ने सभी लोगों की सवालिया निगाहों से बचने के लिए दुकान के ओनर के सामने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि उसकी आंखों से आंसू गिरते, वो अपने आप को संभालते हुए बोली, सेठ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पहले आपको अपना बजट बता देना चाहिए था। आपके पास 50,000 तक की कोई ज्वेलरी नहीं है तो कोई बात नहीं। भाई जी या बात कोनी, हमारे पास तो हर तरह का गहना से, लेकिन थे बताओगे वो हिसाब से ही तुम्हें पतो चलेगो। ये बात कहते हुए शॉप ओनर गुस्से भरी नजरों से गौतम को देखने लगा। उसने अगले ही पल पास में खड़े सेल्समैन को ज्वेलरी दिखाने का इशारा कर दिया। अवनी ने अपना मन मारकर कुछ ही देर में एक सिंपल सा नेकलेस पसंद कर लिया, जिसकी कीमत 60,000 थी। अवनी नेकलेस पैक करवाकर गीता को देखने लगी। मॉम इन्हें पैसे दे दो। पूरा मूड खराब कर दिया, और ये सब हुआ इस मनहूस गौतम की वजह से। सीना फुलाकर इतनी बड़ी शॉप पर ले आया जैसे कि इसकी जेब में पैसा भरा हो।
गीता ने बड़बड़ाते हुए गौतम से अपना पर्स छीन लिया जो गौतम ने पकड़ा हुआ था। गीता ने तुरंत अपने पर्स से पैसे निकालकर कैश काउंटर में जमा करवा दिए और गौतम को गुस्से में देखते हुए शॉप से बाहर निकल गई। अनिल और अवनी भी उसके पीछे नेकलेस का बैग लेकर बाहर निकल गए, लेकिन गौतम अभी तक वहीं खड़ा शॉप ओनर को गुस्से में देख रहा था। क्या हो गया भाया, गई थारी बींदड़ी, जब जेब में पैसा ना होवे ना तो आदमी ने हवा में ना उड़नो चाहिए। ये बात सुनते ही गौतम गेट से बाहर निकल गया, लेकिन उसके गुस्से का गुबार अभी तक खत्म नहीं हुआ था। बाहर पहुंचते ही उसने देखा अवनी कार के बाहर उसका वेट कर रही थी। अवनी, तुम लोग घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बात सुनते ही कार में बैठी गीता के कान खड़े हो गए और वो कार से उतर गई। अभी और क्या बाकी रह गया है करने को? अंदर इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा? तू ही हमें इतनी महंगी शॉप पर लेकर आया था, अब पता नहीं इसके बाद क्या नया। आप गलत समझ रही हैं मम्मी जी, मैं यहाँ से सब्जियां खरीदने जा रहा हूँ, डिनर के लिए घर में कुछ नहीं है। अरे जाने दो गीता, मार्केट जाए या कहीं और जाए, हमें क्या मतलब, कम से कम थोड़ी देर तो हमें इसकी मनहूस शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। ये बात सुनते ही गीता कार में वापस बैठ गई। अवनी के दिमाग में अब तक नेकलेस की बात चल रही थी। वो भी बिना कुछ कहे कार में बैठ गई और एक झटके में वो तीनों घर की तरफ निकल गए। गौतम वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। अपनी आंखों से अवनी की कार ओझल होते ही उसने अपनी शर्ट की बाहें चढ़ा ली और दोबारा उसी ज्वेलरी शॉप पर चला गया। शॉप में अब भीड़ बढ़ चुकी थी। ओनर के साथ साथ सभी सेल्समैन कस्टमर्स को अटेंड करने में लगे हुए थे। उसी वक्त शॉप ओनर के सबसे पालतू सेल्समैन की नजर गौतम पर चली गई और वो काउंटर से निकलकर गौतम के सामने खड़ा हो गया। सर, अभी शॉप पर बहुत सारे कस्टमर्स हैं, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाइए। वो 12 लाख वाला नेकलेस निकालो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। गौतम की बात सुनते ही सभी सेल्समैन हंसने लगे। ओनर भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कहीं नेकलेस भाया, दिमाग बाहर छोड़ आयो कहीं। सेठ जी, लगता है अचानक इसके अंदर का मर्द जाग गया है। सभी गौतम को देखकर तरह तरह के ताने बरसाने लगे, लेकिन गौतम खामोश खड़ा अपने सामने खड़े सेल्समैन की आंखों में देख रहा था। अगर तुम्हारी हंसी ठिठोली हो गई हो तो काम की बात करें। ओ कम ऑन, तुम सच में वो नेकलेस खरीदना चाहते हो? वो तुम्हारी औकात से बाहर है। मेरी औकात कितनी है वो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिलहाल मैं यहाँ सिर्फ एक कस्टमर बनकर। अरे कहीं बहुत होगी कि चेंचे, उठाओ साले ने और बाहर निकालो। अब तो तू यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन ही जाएगा। इस शॉप का पूरे मार्केट में बहुत नाम है, एक आवाज में लोग इकट्ठे हो जाएंगे और फिर तेरा क्या हाल करेंगे वो मैं बता भी नहीं सकता। पहले तुझे यहाँ लोगों की मार पड़ेगी और उसके बाद पुलिस की मार। बहुत हो गया तेरा। ये बात सुनते ही गौतम ने अपना मोबाइल निकाल लिया। वो पीछे नहीं हटने वाला था। हेलो मुंशी जी, ओल्ड सिटी, अजीत कॉलोनी, शॉप नंबर 105, जल्दी आइए, आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। जी हुकुम। सेल्समैन ने यह बात सुनकर हंसते हुए गौतम के कंधे पर हाथ रख दिया। किसे फोन किया है? किसी सूरमा को जो आकर तुझे बचाएगा? वो तुझे अगले 10 मिनट में पता चल जाएगा। सेल्समैन का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। उसी वक्त आसपास के लोगों ने मौका देखते ही गौतम के ऊपर ताने बरसाना शुरू कर दिया। इस देश में गरीबी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इन जैसे गुंडे लोग। देखो तो सही, इतना जलील होने के बाद भी खड़ा है। अजी, इन लोगों की तो जात ही ऐसी होती है, चोर उचक्कों को क्या फर्क पड़ता है। और देखो, खड़ा ऐसे है जैसे पूरी दुकान खरीदनी हो। शॉप के हर कोने में खुसुर फुसुर शुरू हो चुकी थी। वहीं कुछ लोगों को 10 मिनट बाद होने वाले तमाशे का इंतजार था। सेल्समैन और शॉप ओनर की नजरें भी घड़ी पर टिकी थीं। लेकिन तभी शॉप के बाहर एक के बाद एक बहुत सारी महंगी कारें आकर खड़ी हो गईं। कारों के रुकते ही उनमें से हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड हाथों में गन्स लिए शॉप के बाहर आकर खड़े हो गए। सभी के कानों में ब्लूटूथ लगे थे और सभी हाथों में वॉकी टॉकी से एक दूसरे को कमांड दे रहे थे। इतने सारे बॉडीगार्ड देखकर आसपास के लोग भौचक्के रह गए। शॉप ओनर भी काउंटर से बाहर निकलकर देखने लगा।
उसी वक्त एक ब्लैक कार से मुंशी जी बाहर निकलकर शॉप को ध्यान से देखने लगे। मुंशी को शॉप में एंटर करते ही गौतम सामने खड़ा दिखाई देता है। सभी बॉडीगार्ड्स ने पूरी शॉप को अब चारों तरफ से घेर लिया था। मुंशी जी के आते ही शॉप के अंदर लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। खमा गढ़ी हुकुम, आप इतनी छोटी दुकान में के? मुंशी जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि इस आदमी ने अभी अभी मुझसे मेरी औकात पूछी है। ये कहते ही गौतम सामने खड़े सेल्समैन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। इतने सारे बॉडीगार्ड्स देखकर सेल्समैन का गला सूख गया और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुकुम से इस तरह बात करने की? तुम जानते भी हो इस वक्त किसके सामने खड़े हो। सिर्फ 1 मिनट लगेगा ये पूरी दुकान और तुम्हें खरीदने में। मुंशी जी की तेज आवाज सुनते ही 2-3 गार्ड्स शॉप के अंदर आ गए और घूरकर शॉप ओनर को देखने लगे। उन हट्टे कट्टे गार्ड्स को देखते ही ओनर का गला सूख गया। मुंशी जी गुस्से में उसे देखने लगे। ओनर गौतम के रुतबे और ताकत को पहचान चुका था। साथ ही उसके सारे सेल्समैन भी समझ चुके थे कि गौतम भले ही दिखने में आम आदमी था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और थी। गौतम ने देखते ही देखते मुंशी जी को इशारा कर दिया। मुंशी जी उसी वक्त कार से एक बड़ा सा बैग निकालकर गौतम को दे देते हैं। गौतम ने बड़ी शान से बैग खोलकर टेबल पर रख दिया। बैग खुलते ही सभी के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। बैग पैसों से लबालब भरा हुआ था। इतना पैसा वहां मौजूद सेल्समैन ने शायद पहली बार ही देखा था। वहीं दूसरी तरफ शॉप ओनर के पैर कांपने लगे। वो अगले ही पल गौतम के पैरों में गिर गया और उसने अपने गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मने माफ कर दो हुकुम। हाँ तो मिस्टर सेल्समैन, अब बताओ तुम्हें मेरी औकात देखनी है? ये बात सुनते ही सेल्समैन ने अपना सिर झुका लिया और गौतम के पैरों में झुक गया। सर प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए, मेरा दिमाग खराब हो गया था। ठीक है, इस बार तो मैं तुम दोनों को माफ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा तुमने किसी का मजाक बनाने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात कहते हुए गौतम ने गार्ड्स को इशारा कर दिया। गार्ड ने अगले ही पल उन दोनों को गौतम के पैरों से उठाकर काउंटर के पास खड़ा कर दिया। थोड़ी देर पहले जो लोग गौतम का मजाक बना रहे थे, अब उनकी नजरों में गौतम के लिए एक अलग ही तरह की इज्जत थी। अब वो नेकलेस निकालो जो मेरी वाइफ ने पसंद किया था। यस सर। उस नेकलेस को देखते ही गौतम मंद मंद मुस्कुराने लगा। देखते ही देखते उसने शॉप से बहुत सारे महंगे गहने खरीद लिए। ये देखकर शॉप ओनर का सिर चकराने लगा। गौतम सारी ज्वेलरी खरीदकर शॉप के बाहर आ गया और कार के पास आकर खड़ा हो गया। मुंशी जी, इन सारे जेवरों को अच्छे से पैक करवा देना और साथ ही कुछ महंगे गिफ्ट्स भी ले लेना। कल अवनी की कज़न की सगाई पार्टी है। आप ये सारे गिफ्ट्स छोटे हुकुम की तरफ से उसके परिवार को दे देना। गौतम की ओर से ना सही, लेकिन छोटे हुकुम की ओर से तो ये हो ही सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे होते हुए अवनी का सिर किसी के सामने झुके। और हाँ, ये नेकलेस मुझे अलग से कल पार्टी में दे देना। मैं अवनी को कोई बहाना बनाकर खुद दे दूंगा। जैसा आप कहो हुकुम, पर छोटा मुंह बड़ी बात। आपसे पूछना चाहूं, आप खुद अवनी को नेकलेस क्यों नहीं देते? आप अपना सच क्यों नहीं बता देते? नहीं मुंशी जी, अभी सही टाइम नहीं है। अवनी को मैं अपना सच बताऊंगा जरूर, मगर वक्त आने पर। जी हुकुम, वैसे भी अच्छा ही है। अगर आपके ससुराल वाले जान गए कि आप रंजौर के राठौर हो, तो वो अवनी से आपका तलाक कभी नहीं होने देंगे। गौतम कुछ कहता नहीं है, पर उसकी आंखों से साफ पता चल जाता है कि वो मुंशी जी की बातों से खुश नहीं है। मुंशी जी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर गौतम के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो फूलों का आसान रास्ता छोड़कर कांटों की रास्ते पे चल रहा है? मुंशी जी कार में बैठकर चले जाते हैं और गौतम मार्केट में सब्जियां लेने के लिए जाता है। सब्जियां लेकर घर जाने पर उसके चेहरे पर जो खुशी छाई थी, वो खुशी घर पहुंचते ही गायब हो गई। घर में एक अलग ही तरह की बहस छिड़ी हुई थी और गीता को सिर्फ गौतम का इंतजार था। गौतम के घर में आते ही गीता सोफे से खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। आइए आइए महाराज, आपने आने में इतना समय लगा दिया। हमें लगा सब्जी लेने कहीं दूसरे देश ही निकल गए हैं।
नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल शट अप। आज एक बार फिर तेरी वजह से मेरी बेटी को सबके सामने सिर झुकाना पड़ा। पता नहीं भगवान किस जन्म का बदला ले रहा है। अवनी, तू अभी के अभी इस आदमी को तलाक दे दे। मॉम प्लीज, अब आप फिर मत शुरू हो जाना। वैसे भी आज गौतम की कोई गलती नहीं थी। मैं रोज रोज तलाक की बात सुनकर परेशान हो गई हूँ। तो और क्या करूं? ये आदमी जब जब आंखों के सामने आता है तब तब मेरा दम घुटने लगता है। हे भगवान, अब तू ही इस लड़की को समझा। इसने तो अपनी माँ की सुनना ही छोड़ दिया। अरे आज एक से एक लड़के इसके लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन ये है कि अपनी माँ को रोते हुए देखकर अवनी उसके पास बैठ गई, लेकिन गीता का रोना और ड्रामा करना कोई नई बात नहीं थी। वो इसी तरह हर दूसरे दिन अवनी को इमोशनल ब्लैकमेल किया करती थी। गौतम तुम जाओ और कुछ खाने को बना दो, मैं मॉम को देखती हूँ। खाना ढंग से बनाना और सिंक में एक भी झूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। जी मम्मी जी। गौतम अगले ही पल किचन में चला गया, लेकिन गीता का गुस्सा अभी तक चढ़ा हुआ था। साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी थे। मॉम बस हो गया। बेटा, तू मेरी बात क्यों नहीं समझती? अभी देर नहीं हुई है, बाद में पछताएगी। इसीलिए आज के आज इसे तलाक दे दे। मॉम, आप मुझे लाख समझा लीजिए, लेकिन मैं गौतम को डिवोर्स नहीं देने वाली। ये बात कहते हुए अवनी अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में गौतम ने सैंडविच बना दिया और अवनी को देने के लिए कमरे में चला गया। वहीं अवनी ने आज डिवोर्स के लिए मना तो कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक ज्वेलरी शॉप में हुई बेइज्जती की बात चल रही थी। गौतम ने कमरे में आते ही सैंडविच की प्लेट टेबल पर रख दी और अवनी को देखने लगा। अवनी, कल के गिफ्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं देखता हूँ अगर कुछ हो पाया तो। क्या हो पाया? अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मैट्रेस उठाओ और नीचे सो जाओ। अवनी की आवाज में गिफ्ट ना खरीद पाने का गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि गौतम ने गायत्री देवी को देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीद लिए थे, जिसे देखकर अवनी कल शॉक होने वाली थी। अगली सुबह सभी लोग तैयार होकर अग्रवाल हाउस जाने के लिए निकल गए। अवनी ने एक शानदार ब्लू रंग की ड्रेस पहनी थी, जो उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रही थी। यही वजह थी कि गौतम कार चलाते हुए बार बार मिरर से उसे देख रहा था। कुछ ही देर में गौतम ने अग्रवाल हाउस के बाहर कार खड़ी कर दी। गीता और अनिल कार से बाहर आकर आसपास की चकाचौंध देखने लगे। कई सारी महंगी गाड़ियों और घर में हुई सजावट को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि आज पार्टी में अग्रवाल फैमिली के सभी लोग आए हुए थे। ये देखते ही अनिल को डर लगने लगा और वो अपने हाथ में पकड़ा 50,000 का नेकलेस देखने लगे। देखते ही देखते सभी लोग अग्रवाल हाउस के अंदर चले गए। उन सभी के पार्टी में आते ही पार्टी में मौजूद लोग उन्हें घूर कर देखने लगे। कुछ लोग गौतम को देखकर हंसी ठिठोली कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने उसे देखते ही अपना मुंह घुमा लिया। गीता और अनिल गायत्री देवी से मिलने के लिए उसके कमरे में चले गए, क्योंकि गायत्री देवी के कमरे में दहेज का सारा सामान रखा गया था। उन दोनों के जाते ही अवनी भी गौतम से अलग होकर बाथरूम चली गई, क्योंकि पार्टी में मौजूद लोग अभी तक गौतम को देखकर ही बातें बना रहे थे। कुछ ही देर में जब वो बाथरूम से निकली तो उसने देखा कि गौतम बाहर ही खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। अवनी इस बात से परेशान होकर गायत्री देवी के रूम में चली गई। वो गौतम के साथ रहकर लोगों की बातों का शिकार नहीं होना चाहती थी, लेकिन रूम के बाहर पहुंचते ही अवनी को अपनी दादी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। ये क्या लेकर आए हो? मैंने तुम लोगों को कहा था कि कम से कम 5 लाख का नेकलेस लेकर आना, और तुम ये क्या उठा कर लाए हो? अरे पैसे नहीं थे तो अपने उस निकम्मे दामाद को कहते क्यों नहीं हो कि कुछ काम करे? सारा दिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। ये बात सुनते ही अवनी अपने आप को रोक नहीं पाई और गुस्से में कमरे के अंदर चली गई। दादी सा, ऐसी क्या बड़ी गलती हो गई हमसे जो आप मॉम को इतना डांट रही हो? अवनी की गुस्से भरी आवाज सुनते ही गायत्री ने नेकलेस का डिब्बा उठाकर फेंक दिया और अवनी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की? आज शनाया की सगाई है, वो भी शहर के बहुत बड़े परिवार के साथ। जब वो लोग पूछेंगे कि आपके होनहार बेटे अनिल ने क्या गिफ्ट दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? यही कि वो ये सड़ा हुआ सा नेकलेस उठाकर लाया है। ये बात सुनते ही अवनी कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी अनिल ने उसे इशारे से रोक दिया, क्योंकि वो गायत्री देवी का गुस्सा अच्छे से जानता था। लेकिन अवनी भी आज किसी की सुनने वाली नहीं थी। हम आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन आपके ताने कभी खत्म नहीं होते। ये नेकलेस 50,000 का है। 50,000 हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने इसे यूं ही फेंक दिया। गायत्री देवी के परिवार में आज तक उनसे किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। उसका चेहरा अब गुस्से में आग बबूला हो चुका था। तभी उसने पास में रखा गर्मा गर्म चाय का कप उठाकर अवनी पर दे मारा। अवनी ने तुरंत बचने के लिए अपना चेहरा घुमा लिया। चेहरा घुमाते ही उसे बहुत तेज कप के टूटने की आवाज सुनाई दी। अवनी ने जैसे ही अपने चेहरे से बाल हटाकर देखा तो वो हैरान रह गई। सामने गौतम खड़ा था, जिसने गायत्री का हाथ झटककर कप दीवार में दे मारा था। अवनी, तुम ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं? अवनी की आंखों में हैरानी थी। वहीं गायत्री देवी गौतम को गुस्से में देख रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो गौतम को कुछ जवाब देती, उसे बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। दादी साहब, करणवीर अंकल आ गए, जल्दी आइए। करणवीर का नाम सुनते ही गायत्री देवी के चेहरे से एक पल के लिए गुस्सा गायब हो गया, क्योंकि करणवीर ही उनकी नजर में उनका सबसे होनहार बेटा था। गायत्री देवी करणवीर को देखने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी, उसी वक्त एक 6 फुट लंबा आदमी महंगा सूट पहने कमरे के अंदर आ गया। हाथ में महंगी घड़ी और गले में सोने की मोटी चेन देखकर उसकी अमीरी साफ पता चल रही थी। अरे मासा, कहाँ जा रही हैं? मैं तो आपसे। ये बात कहते हुए वो आदमी अनिल और गीता को नीची नजरों से देखने लगा। अच्छा, तो यहाँ भाई साहब और उनका पूरा परिवार आया हुआ है। वाह, मुझे लगा भाई साहब तो कहीं महंगी पार्टियों में उठते बैठते नहीं होंगे। क्यों भाई साहब? पूछो मत करणवीर बेटा, ये अनिल आज हमारे घर की नाक कटाने का सोच कर आया है। ये देख कैसा सड़ा हुआ सा 50-60 हजार का नेकलेस उठाकर लाया है। ये कहते हुए गायत्री देवी ने जमीन पर पड़े हुए नेकलेस की तरफ इशारा कर दिया। क्या ये 50,000 का नेकलेस? कम से कम खुद की नहीं तो शनाया की ही इज्जत का ख्याल कर लिया होता, जो कल पराए घर में जा रही है। आपको पता है इस बात के लिए उसे कैसे कैसे ताने। चाचा जी, आपके परिवार के पास पैसा है, इसीलिए आप महंगी गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। और वैसे भी ये पैसा दादाजी का है, आपने नहीं कमाया। पापा को जब अग्रवाल हाउस से अलग किया था, तब दादी ने उन्हें जायदाद में से कुछ नहीं दिया। ये बात तो आपको याद होगी। क्या कहा तुमने? तेरा मतलब मैंने जायदाद का पैसा दबा रखा है क्योंकि मैं अपने बेटों में फर्क करती हूँ? हाँ, आप फर्क करती हैं। और अगर आपको मेरी बात पर शक है तो खुद देख लीजिए, जो हिस्सा डैड को मिलना चाहिए उस पर दूसरे ऐश कर रहे हैं। ये बात सुनते ही करणवीर अपने चेहरे से चश्मा हटाकर आसपास देखने लगा। अनिल और गीता अब तक खामोशी खड़े थे। मासा, छोड़िए इन सारी बातों को। आज इतना खुशी का दिन है और अब कहाँ इन फालतू लोगों, मेरा मतलब है अब फालतू की बातों में पड़ रही। आप मेरे साथ आइए, मैं कार लेकर आया हूँ। मैंने शनाया को भी नीचे बुला लिया है। ये बात सुनते ही गायत्री देवी गुस्से में बाहर जाने लगी, लेकिन तभी उसने मुड़कर अवनी के कंधे पर हाथ रख दिया। अभी ये बात खत्म नहीं हुई है, इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगी, और कैसे दूंगी ये तुम देखती जाओ। गायत्री देवी ये बोलकर कमरे से बाहर निकल गईं। आखिर क्या होगा गायत्री देवी का अगला कदम? अवनी अपनी ही दादी का ये रूप देखकर अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वो किसी से बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। गौतम भी उसके पीछे बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ कार आने की बात सुनते ही शनाया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो दौड़ते हुए कार देखने आ गई।
कैसी लगी कार शनाया बेटी? शनाया ने खुश होते हुए जवाब दिया, वाओ चाचू, इट्स अमेजिंग। ये तो बहुत महंगी होगी। इस बात का जवाब देने से पहले ही करणवीर अवनी और गौतम को आते हुए देखने लगा। उन्हें देखते ही उसने अपनी छाती चौड़ी कर ली। हाँ, महंगी तो है, लेकिन तेरी शादी में क्या महंगा और क्या सस्ता, बस 2 करोड़ की है और ये कंपनी का रेयर स्पोर्ट्स कलेक्शन है। तेरे इस चाचा ने खास तुझे देने के लिए बुक की थी। 2 करोड़ सुनते ही सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। शनाया भी कार को घूम घूम कर देखने लगी। उसके सामने चमचमाती ब्लैक रंग की कार खड़ी थी, जो उसने पहले कभी जोधपुर की सड़कों पर चलते हुए नहीं देखी थी। शनाया खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गौतम 2 करोड़ सुनकर सोच में पड़ गया। हालांकि करणवीर के पास पैसा तो था, लेकिन 2 करोड़ कार में खर्च कर देना, ये बात उसके गले से नहीं उतर रही थी। ये तो सच में रेयर कलेक्शन है। ऐसी तो इंडिया में 3 ही कार है, जिसमें से एक तो डैड ने 5 साल पहले मुझे गिफ्ट की थी। ये मॉडल तो वही है जो मैं चलाया करता था, लेकिन मुझे इस कार में गड़बड़ी क्यों लग रही है? इसका पीछे का हिस्सा बिल्कुल अलग है, आगे का हिस्सा बिल्कुल अलग, और कई सारे पार्ट्स इस कार से मैच भी नहीं हो रहे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये असेंबल्ड कार है? ये बात दिमाग में आते ही गौतम आगे आकर कार को हाथ लगाने लगा, लेकिन तभी उसे पीछे से करणवीर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। रुको, अपना मनहूस हाथ कार में लगाने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम 2 करोड़ की कार को हाथ भी लगाओ। शनाया भी गुस्से में बोली, हाँ चाचू ने बिल्कुल ठीक कहा, आइंदा कार के आसपास भी मंडराते हुए दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शनाया की आंखों में कल की हुई बेइज्जती का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जो अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। इसलिए आज वो गौतम पर ताने बरसाने का मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं गौतम भी अब पीछे हटने वाला नहीं था। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं इसे टच नहीं करता। वैसे मैं बस देख रहा था कि ये कार सच में 2 करोड़ की है या फिर तुम्हारे चाचा तुमसे झूठ बोल रहे हैं। क्या मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? जितनी मनहूस तेरी शक्ल है, उतनी ही मनहूस तेरी बातें। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ जो इतनी बड़ी पार्टी में 50-60 हजार का बेकार सा नेकलेस ले आऊं। ये बात कहते हुए करणवीर की आंखें अनिल और गीता पर चली गई। करणवीर अपने भाई अनिल को फूटी आंख पसंद नहीं था, इसलिए अनिल को जलील करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता था। और अब तो अवनी की शादी के बाद उसे गौतम नाम का हथियार मिल चुका था। गौतम, तुम चुप नहीं बैठोगे क्या? तुमने क्या सोच रखा है कि हमेशा हमें बेइज्जती करवाना है? मॉम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये कार 2 करोड़ की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस कार के बहुत सारे पार्ट्स नकली हैं। ये रेयर कलेक्शन है, तो फिर मार्केट में इतनी जल्दी इसके पार्ट्स कैसे आ सकते हैं? आप खुद देख लीजिए, इसकी प्राइस 20 लाख से ज्यादा नहीं है। ये बात सुनते ही करणवीर गुस्से में आगे आ गया और गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। वहीं गायत्री देवी अब तक खामोश खड़ी थी। एक के बाद एक इतनी सारी बातें होने के बाद उनके अंदर गुस्से का लावा बन चुका था, जो अब किसी भी वक्त फटने वाला था। तुम लोगों की औकात सिर्फ बातें बनाने की है। ऐसी कार तो तुम सपने में भी नहीं खरीद सकते, इसलिए दूसरों पर उंगली उठा रहे हो। आसपास खड़े लोगों को भी गौतम की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसकी यही वजह थी कि गौतम को सभी निठल्ला ही समझते थे और वो सिर्फ करणवीर की कामयाबी पर उंगली उठा रहा था। लेकिन गौतम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना बच्चे, मैं तुम्हें कहां भेजूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। करणवीर की धमकी सुनकर गौतम खामोश होकर पीछे हट गया। उसी वक्त गायत्री देवी ने आगे आकर कहा, शनाया बेटा, छोड़ो, इस फालतू आदमी की बातों पर ध्यान मत दो। इससे तो वैसे भी कुछ काम नहीं है। तुम जाओ गाड़ी चला कर देखो, आखिर तुम्हारे चाचा इतने प्यार से लेकर आए हैं। ये बात सुनते ही शनाया कार के अंदर जाकर बैठ गई। वो आज से पहले 2 करोड़ की स्पोर्ट्स कार में नहीं बैठी थी। देखते ही देखते उसने कार का एक्सेलरेटर दबा दिया और एक झटके में वहां से निकल गई। शनाया के जाते ही सभी लोग अग्रवाल हाउस के अंदर जाकर एक दूसरे से बात करने में बिजी हो गए। लेकिन गायत्री देवी और करणवीर का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था।
देखते ही देखते परिवार के बाकी लोग भी पार्टी की तैयारियों में बिजी हो गए, लेकिन गौतम के शक की सुई अब तक कार पर ही अटकी हुई थी। सभी के अंदर जाते ही उसने मुंशी जी को फोन पर कार और शनाया की लोकेशन के बारे में बता दिया। वहीं दूसरी तरफ शनाया कार ड्राइव करते हुए हाईवे तक पहुंच चुकी थी। एक तरफ उसके दिल में सिद्धार्थ से शादी की खुशी थी, तो दूसरी तरफ कार मिलने की खुशी थी, जिसे मनाने के लिए वो एक पल के लिए सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन कुछ ही देर में उसकी ये खुशी हवा की तरह गायब हो गई, जब उसे हाईवे के बीचों बीच बहुत सारे पुलिस वाले बैरिकेड्स लगाए खड़े दिखाई दिए। उन पुलिस वालों को देखते ही शनाया ने अपनी कार साइड में लगा दी। शनाया गुस्से में इंस्पेक्टर से बोली, व्हाट द हेल, मुझे क्यों रोका? हम लोग चोरी की कार ढूंढ रहे हैं, जिन्हें दूसरी सिटी से चोरी करके जोधपुर में मॉडिफाई किया जा रहा है। मुझे शक है कि आपकी कार उनमें से एक है, इसलिए आपसे पूछताछ करनी है मैडम। शनाया चिढ़ते हुए बोली, क्या ऑफिसर, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। ये कार तो मुझे मेरे चाचा ने वेडिंग गिफ्ट दी है, ये चोरी की कैसे? अच्छा, तो फिर तो हमें आपके चाचा से मिलना पड़ेगा। हवलदार, मैडम को गाड़ी में बैठाओ और इनकी कार को पुलिस स्टेशन पहुंचा देना। इंस्पेक्टर की बात सुनते ही हवलदार एक झटके में कार लेकर वहां से निकल गया। चलिए मैडम, आपके चाचा के पास। शनाया रोते हुए बोली, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आज मेरी सगाई है। आप अगर पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगी तो शायद आपकी सगाई अच्छे से हो जाए। शनाया चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ शनाया को गए हुए लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। परिवार के सभी लोगों को अब उसकी चिंता सताने लगी थी, और तो और अब किसी भी वक्त रघुवीर पंडित अपने परिवार को लेकर अग्रवाल हाउस पहुंचने वाला था। गायत्री देवी बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। सगाई की खुशी उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। करणवीर बेटा, क्या हुआ? कुछ पता चला? आखिर कहाँ चली गई ये लड़की? माँ साहब, मैं कब से फोन लगा रहा हूँ, लेकिन ये फोन ही नहीं उठा रही। शनाया को पता है कि आज उसकी सगाई है और लड़के वाले किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे, फिर भी ये लड़की गायब है। इससे पहले कि गायत्री देवी अपनी बात पूरी कर पाती, उन्हें दरवाजे के बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही वो हैरानी से करणवीर को देखने लगी। अवनी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अगले ही पल गीता और अनिल के पास खड़ी हो गई, लेकिन गौतम पुलिस के आने की वजह अच्छे से जानता था। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आप अचानक? गायत्री देवी अपनी बात अधूरी छोड़कर शनाया को देखने लगी, जिसके चारों तरफ पुलिस वाले खड़े थे। करणवीर अग्रवाल कौन है तुम लोगों में से? ये सुनते ही गायत्री देवी हैरानी से करणवीर को देखने लगी। करणवीर, ये सब क्या है? ये पुलिस वाले तुम्हारे? छोड़िए, ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। दरअसल जो कार इन साहब ने गिफ्ट में दी है वो चोरी की है। हम लोग कब से इस गिरोह की तलाश में थे जो दूसरे शहरों से महंगी कारें चोरी करके उनके पार्ट्स चेंज करते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं। ये बात सुनते ही गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं परिवार के बाकी लोग भी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। ये सब क्या है करणवीर? तुमने मुझसे झूठ कहा, वो भी इतने खास दिन पर। तुम जानते भी हो कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। निकल जाओ अभी के अभी, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माँ साहब प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ साहब। मैं तो बस शनाया बेटी को महंगा गिफ्ट। इंस्पेक्टर साहब, इस कार से मेरी पोती का कोई लेना देना नहीं है, वो निर्दोष है। ये कार मेरे बेटे की है और इसी ने चुराई है। आप इसे ले जाओ, क्योंकि इसे इस बात की सजा मिलनी ही चाहिए। गायत्री देवी की कड़क आवाज सुनते ही हवलदार ने आगे आकर करणवीर को हथकड़ी पहना दी और उसे जबरदस्ती सभी के सामने से लेकर चले गए। करणवीर की आंखों में शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। पार्टी में जो खुशी और उल्लास का माहौल छाया हुआ था, वो अब एक अजीब सी टेंशन में बदल चुका था। गायत्री देवी घूर कर गौतम को देख रही थी। गौतम मन ही मन खुश था, क्योंकि कुछ देर पहले इसी गायत्री देवी ने अवनी को बेइज्जत किया था।
अग्रवाल परिवार के बाकी लोग अभी तक इसी बात के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तमाशा खत्म हो गया, इसीलिए अब इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। कुछ ही देर में लड़के वाले यहाँ पहुँच जाएंगे। उनके आने से पहले सब लोग मेरी बात को अच्छे से अपने अंदर डाल लो। यहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। अपनी कड़क आवाज के साथ ही गायत्री देवी सभी को देखने लगी और अगले ही पल शनाया को लेकर अपने कमरे में चली गई। गायत्री देवी के जाते ही अवनी गौतम को शक भरी निगाहों से देखने लगी। तुम्हें कैसे पता कि वो कार चोरी की थी? एक्सपीरियंस। मुझे स्पोर्ट्स कार्स के बारे में काफी कुछ पता है। मैं उस कार को पहली नजर में ही देखकर समझ गया था, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स नकली थे। मुझे नहीं पता था कि तुम स्पोर्ट्स कार्स के बारे में इतना कुछ जानते हो। अवनी की बात सुनते ही गौतम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते सभी ने कार की बात को अपने दिमाग से निकाल दिया था। कुछ ही देर में वो पल आ गया जिसका सभी को इंतजार था। रघुवीर पंडित अपने बेटे और अपने परिवार को लेकर अग्रवाल हाउस पहुंच चुका था। अग्रवाल हाउस के बाहर एक के बाद एक बहुत सारी महंगी कारें देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। अगले ही पल नौकरों ने कार में से बहुत सारी महंगी ज्वेलरी, ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड कपड़े, सैंडल्स और तरह तरह की चीजों का ढेर लगा दिया। इन सभी चीजों को देखकर रघुवीर पंडित की अमीरी का साफ तौर पर पता लग रहा था। गायत्री देवी इन सारी चीजों को देखकर कार की बात को भूलकर समधियों की खातिरदारी में लग गई। वहीं शनाया अपने अमीर पति को देखकर अवनी को बेइज्जत करने का मौका ढूंढने लगी। शनाया अवनी को फिर छेड़ते हुए बोली, अवनी, सिद्धार्थ मेरे लिए बहुत महंगे महंगे पर्स लेकर आया है जो शायद तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। तुम चाहो तो उनमें से एक पर्स रख सकती हो। वैसे भी क्या मालूम तुम्हारा फटीचर पति तुम्हें कभी दिला पाएगा या नहीं। थैंक यू सो मच, लेकिन तुम्हारा ये प्यार मुझे बचपन से ही नहीं बचा, तो अब क्या बचेगा। तुम्हारा बैग तुम ही को मुबारक, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जब इंसान अंदर से ही खोखला हो तो महंगी चीजों की चमक भी उसके खोखलेपन को ढक नहीं सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बात कहते हुए अवनी मंद मंद मुस्कुराने लगी और अगले ही पल वहां से निकल गई। शनाया का चेहरा गुस्से में लाल हो गया क्योंकि उसके सारे पैंतरे उल्टे पड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शनाया के घर इतनी इज्जत पाकर मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन गौतम को देखते ही उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई और उसे अचानक ही अवतार ग्रुप में हुई बात याद आ गई। कल तुम बहुत उछल रहे थे, क्या कहा था तुमने? मैं अवतार ग्रुप में जॉब के लिए आया हूं। सच सच बताओ, तू वहां क्या कर रहा था? ये बात कहते हुए सिद्धार्थ गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। सिद्धार्थ की बात सुनते ही गौतम अपने आसपास देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि मैं अवतार ग्रुप में जॉब के लिए आया था। शायद तुम्हारी याददाश्त थोड़ी वीक है। ये बात सुनते ही आसपास खड़े लोगों का ध्यान भी गौतम की तरफ चला गया। वहीं शनाया को उसी वक्त गुस्सा आ गया और वो अवनी को देखने लगी। शनाया ने कहा, हाँ, मैं ये बात तो अवनी को बताना भूल ही गई कि हमारे प्यारे जीजा सा कल अवतार ग्रुप में झाड़ू लगाने की नौकरी के लिए गए थे। शनाया की बात सुनते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे। अवनी ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। वहीं लोगों के ठहाके सुनकर सिद्धार्थ को जोश आ चुका था। हाँ, लेकिन बेचारा क्या करे, बेचारे को शायद वहां भी कोई जॉब नहीं मिली या किसी ने जॉब पर रखा ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं अपने होटल में तुम्हें जॉब दूंगा। तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकते हो। टॉयलेट क्लीनर की जॉब है और मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर ये जॉब कोई नहीं कर सकता। और तो और, मैं तुम्हें महीने की 15,000 सैलरी भी दूंगा। 15,000 तो तुमने एक साथ देखे भी नहीं होंगे मिस्टर गौतम। शनाया ने हंसते हुए कहा, सैलरी के साथ कमीशन भी तो होगा ना सिद्धार्थ? ऑफ कोर्स बेबी, मैं इसे खुद कमीशन दूंगा। जितना साफ टॉयलेट उतना ही ज्यादा कमीशन। लोग सिद्धार्थ और शनाया की हर बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। सभी की नजर गौतम पर ही थी। वहीं गीता और अनिल उसे मन ही मन कोस रहे थे,
लेकिन गौतम को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थैंक यू, लेकिन मुझे तुम्हारे होटल में जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शनाया ने तुरंत कहा, साफ कहो ना, तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है कोई काम करने की। किसने कहा मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है? शनाया ने फिर हंसते हुए कहा, अच्छा जरा मुझे भी पता चले कि तुम्हारे अंदर क्या एबिलिटी है। एक बात अपने छोटे दिमाग में डाल लो, सिद्धार्थ के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अरे छोड़ो ना शनाया, तुम भी किससे मुझे कंपेयर कर रही हो? ये बात कहकर सिद्धार्थ हंसते हुए गौतम के आसपास चक्कर लगाने लगा। वो अभी तक अवतार में हुई बेइज्जती भूल नहीं पाया था। सिद्धार्थ पंडित, पैसे के दम पर इतना मत उछलो, कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हारे पास ये दौलत भी ना रहे और फिर कोई इसी तरह तुम्हारा भी मजाक उड़ाए। भूलो मत कि अच्छा वक्त किसी का सगा नहीं होता। मेरे पास दौलत रहेगी या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तुम इस जन्म में कभी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी बात पूरी करता उसे बहुत सारे लोग बाहर जाते हुए दिखाई दिए। अचानक पार्टी में एक अजीब सी खलबली मच गई। गायत्री देवी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। गेट के सामने महंगी महंगी कारों की आवाज सुनकर वो भी बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, उसे बहुत सारे गार्ड्स अंदर आते हुए दिखाई दिए। सभी के हाथ में महंगे महंगे गिफ्ट थे। एक ही झटके में सभी गार्ड्स ने हॉल में गिफ्ट्स का ढेर लगा दिया। जाहिर था ये गिफ्ट्स रघुवीर पंडित के लाए हुए गिफ्ट से 10 गुना ज्यादा थे। हॉल में एक बार फिर लोगों की खुसुर फुसुर शुरू हो चुकी थी। कुछ देर पहले जो लोग गौतम का मजाक बना रहे थे, अब वही लोग हॉल में रखे हुए गिफ्ट्स और गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे थे। उसी वक्त लोगों के शोरगुल के बीच मुंशी जी बड़े ताव के साथ अग्रवाल हाउस के अंदर आ गए। उनके पीछे गन्स लिए 4 गार्ड्स देखकर गायत्री देवी हैरान रह गई। ये बात अलग थी कि वो अब तक मुंशी जी को रघुवीर पंडित का रिश्तेदार ही समझ रही थी। मुंशी जी अंदर आते ही गौतम को देखने लगे, जो थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। गौतम ने उन्हें देखते ही अपनी आंखों से गायत्री देवी की तरफ इशारा कर दिया। मुंशी जी ने अगले ही पल अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया और गायत्री देवी को देखने लगे। हेलो मिस गायत्री जी, आपको आपकी पोती की सगाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सारे गिफ्ट जोधपुर के राठौड़ परिवार की तरफ से छोटा सा नजराना है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे हुक्म ने खास मुझे इस पार्टी में भेजा है। राठौड़ परिवार का नाम सुनते ही गायत्री देवी हैरान रह गई। गायत्री देवी बिजनेस में एक्टिव होने की वजह से राठौड़ परिवार के बारे में अच्छे से जानती थी। जोधपुर के साथ साथ रघुवेंद्र राठौड़ का बिजनेस कई जगह फैला हुआ था और इस बात से पूरा जोधपुर वाकिफ था। लेकिन गायत्री देवी इतने बड़े आदमी का अपने घर पर आने का मतलब समझ नहीं पा रही थी। गायत्री देवी के साथ साथ रघुवीर और सिद्धार्थ का भी यही हाल था। वहीं दूसरी तरफ अवनी के दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे। रघुवीर भी देखते देखते मुंशी जी के पास जाकर खड़ा हो गया। गायत्री देवी ने रघुवीर को देखते ही कहा, रघुवीर जी, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपके राठौर परिवार के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं, जो उन्होंने हमारी इतनी छोटी सी पार्टी में आने की जहमत उठाई। गायत्री देवी की बात सुनते ही रघुवीर एक पल के लिए सकपका गया और खिसियानी हंसी हंसते हुए मुंशी जी को देखने लगा। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसका राठौड़ परिवार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन गायत्री देवी के सामने ये बात कहकर वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। अपने पापा की पहचान देखकर सिद्धार्थ का सीना भी घमंड से चौड़ा हो गया। वो अगले ही पल गायत्री देवी के पास चला गया और उनके कान में फुसफुसाने लगा, दादी, मेरे पापा का तो सुमेर पैलेस में जाना होता ही रहता है। वो अच्छे से जानते राठौड़ परिवार के सभी मेंबर्स को। ये बात सुनते ही गायत्री देवी की आंखों में गहरी चमक आ गई। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शनाया की शादी के बाद तो राठौर फैमिली के साथ मेरा भी उठना बैठना हो जाएगा। सिद्धार्थ अपनी बात कहकर हॉल में रखे महंगे महंगे गिफ्ट्स देखने लगा। उसे अभी तक अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था
कि उसके सामने जो हो रहा था वो सच था, लेकिन सच्चाई तो सिर्फ गौतम ही जानता था। सिद्धार्थ अगले ही पल गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मिस्टर गौतम, देखो अपने आप को, एक मैं जमाई हूं और एक तुम जमाई हो। ऊप्स, घर जमाई हो। क्या औकात है तुम्हारी मेरे सामने? कुछ भी नहीं। तुम अवनी के ऊपर ही नहीं, पूरे अग्रवाल खानदान के ऊपर बोझ हो, बोझ। सिद्धार्थ के ताने सुनकर मुंशी जी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो अगले ही पल सिद्धार्थ को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गौतम ने उसी वक्त अपनी आंख के इशारे से उन्हें रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंस रहे थे। ये देखकर अवनी की आंखें नम हो गईं। उसकी नम आंखों को देखते ही गौतम बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। सिद्धार्थ एकटक उसे जाते हुए देखने लगा। पार्टी में एक के बाद एक इतना सब कुछ होने के बाद गायत्री देवी ने सभी को मुस्कुराते हुए कहा, ओके, तो अब बहुत हो गई बातें। इन सारी बातों की वजह से पार्टी का मजा खराब क्यों करें हम लोग। आज मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरी सबसे प्यारी पोती शनाया की सगाई सिद्धार्थ जैसे होनहार लड़के से होने जा रही है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस खुशी के पल को एंजॉय करें। गायत्री देवी की बात सुनते ही सभी मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगे। एक ही पल में पार्टी का माहौल नॉर्मल हो गया। सिद्धार्थ भी अपनी झूठी शान के साथ लोगों के साथ मिलने जुलने में लग गया। वहीं मुंशी जी की नजरों में अभी तक सिद्धार्थ के लिए गुस्सा भरा हुआ था। वो अगले ही पल गौतम को ढूंढने लगे। तभी उनके पास गौतम का कॉल आ गया। जी हुकुम। मुंशी जी, जो नेकलेस मैंने अपनी के लिए खरीदा था वो आप लाए हैं ना? जी हुकुम, लाया हूं। ठीक है, मैं पीछे वाले गेट के पास खड़ा हूँ, आप जल्दी आ जाइए और ध्यान रहे कोई देख ना ले। जी हुकुम। ये मुंशी अभी आया। गौतम से बात करके मुंशी का चेहरा खिलखिला उठा। नेकलेस अब तक उनके छोटे से बैग में ही था, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। वो अगले ही पल लोगों की नजरों से बचते हुए अग्रवाल हाउस के पीछे वाले रास्ते में चले गए। कुछ ही देर में उन्होंने गौतम से मिलकर उसे नेकलेस दे दिया। नेकलेस देखते ही गौतम को अवनी का ख्याल आ गया। मुंशी जी एकटक गौतम की आंखों में देख रहे थे। देखना, ये नेकलेस देखकर अवनी खुश हो जाएगी। हुकुम, गुस्ताखी माफ, लेकिन ये मुंशी आपसे एक बात बोलना चाहता है। हाँ, कहिए ना मुंशी जी। ये मुंशी समझता है कि आपको अवनी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 1 साल बाद आपको अवनी को छोड़कर दीप्ति बिटिया से शादी करनी है। तब आप कैसे संभालेंगे ये सब? अवनी के साथ आपका प्यार बढ़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आखिरकार बात दिल की है और दिल पर तो किसी का जोर ना चाले। मैं बस बात कह रहा हूं, बाकी आप बहुत समझदार हैं। मुंशी जी की बात सुनते ही गौतम एक पल के लिए शांत हो गया और ध्यान से नेकलेस को देखने लगा। फिक्र मत कीजिए मुंशी जी, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। 1 साल बाद चाहे जो भी हो, मैं अवनी को छोड़ दूंगा। गौतम मुंशी जी की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा, अब जाइए, इससे पहले कि किसी को शक हो जाए। मैं भी आता हूँ। गौतम की बात सुनते ही मुंशी जी वहां से निकल गए। अंदर जाते ही उन्हें गायत्री देवी दिखाई दी। वो अगले ही पल गायत्री देवी के पास चले गए। अब मुझे इजाजत दीजिए, अब मुझे और भी कुछ काम है। अगर आप थोड़ी देर और रुकते तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता। हमें तो आपने खातिरदारी का मौका दिया ही नहीं। वो फिर कभी, अभी बड़े हुकुम के दूसरे काम से भी जाना है। निकलने में देरी हो गई तो परेशानी हो जाएगी। ये बात कहते हुए मुंशी जी अगले ही पल गेट के बाहर जाने लगे। आसपास खड़े गार्ड्स उसी वक्त उन्हें घेर कर उनके आसपास चलने लगे। सिद्धार्थ और रघुवीर भी मुस्कुराते हुए उन्हें जाते हुए देख रहे थे। वहीं अवनी अपनी मॉम डैड के साथ सभी लोगों से अलग एक कोने में खड़ी थी। मुंशी जी के गेट तक पहुंचते ही गौतम ने अवनी के पास आकर उसे नेकलेस दे दिया। अवनी, ये तुम्हारे लिए। नेकलेस देखते ही अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौतम, ये तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे पता है कि ये तुम्हें ज्वेलरी शॉप पर बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया। लेकिन तुम्हारे पास पैसे?
इससे पहले कि अवनी आगे कुछ पूछती, शनाया का भाई नील वहां पहुंच गया। नील भी शनाया की तरह अवनी और उसके परिवार से नफरत करता था। अवनी और गौतम को एक कोने में बात करते हुए देखकर नील छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। देखते ही देखते उसकी नजर नेकलेस के बॉक्स पर चली गई। बॉक्स के अंदर चमचमाते नेकलेस को देखते ही वो शॉक्ड रह गया। उसने अगले ही पल आगे आकर गौतम के हाथ से वो बॉक्स छीन लिया। इतना महंगा नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया? वापस दो, मैंने कहा वापस दो। वापस दे दूं? पहले ये बताओ ये तुम्हारे पास आया कहां से? मैं कहीं से भी लाया हूं, तुम्हें क्या? मैंने कहा वापस दो। ये कहते हुए गौतम नील से नेकलेस छीनने लगा, लेकिन नील ने अगले ही पल उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। कहीं तुमने इसे चोरी तो नहीं किया? ये सुनते ही अवनी की आंखों की कोर गीली हो गई, क्योंकि गौतम के पास नील की बातों का कोई जवाब नहीं था। गौतम क्या हुआ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? आखिर तुम ये नेकलेस कहाँ से लाए हो? सच सच बताओ, क्या सच में तुमने ये नेकलेस चोरी किया है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी नीच हरकत करोगे। नहीं अवनी, मैंने ये नेकलेस चोरी। अच्छा, तो अब मैं समझा, तुमने नेकलेस दहेज के सामान में से चुराया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मैं अभी तुम्हारी असलियत सभी को बताता हूँ, चोर साला। इससे पहले कि गौतम अपनी बात अवनी को समझाता, नील मौका देखकर परिवार के बाकी लोगों के पास चला गया, जो इस वक्त मुंशी जी को छोड़ने के लिए गेट के पास खड़े थे। दादी साहब, आप सब लोग गेट पर खड़े हैं और यहाँ इस गौतम के बच्चे ने दहेज पर हाथ साफ कर लिया। ये देखिए कितना महंगा नेकलेस चुराया है। नील की आवाज सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगे। एक के बाद एक पार्टी में बड़े बड़े झटके लगते जा रहे थे, लेकिन इस बार बात बहुत बड़ी थी। नेकलेस देखते ही गायत्री देवी की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। क्या गौतम अवनी के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? आखिर अब क्या बड़ा होने वाला था पार्टी में? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? नील की बात सुनते ही सभी लोग घर के अंदर जमा हो गए। सभी की तीखी नजरें देखकर अवनी का मन सहम चुका था। वो शर्मिंदगी से किसी को देख भी नहीं पा रही थी। ये देखिए, हमारा प्यारा घर जमाई कितना बड़ा हाथ मारने जा रहा था। किसी की नजर यहां नहीं थी और इसने हाथ साफ कर लिया। अच्छा हुआ मैंने इन भाई साहब को देख लिया, वरना पता नहीं इसका और क्या क्या दहेज का सामान चुराने का इरादा था। ये बात सुनते ही शनाया ने नील के हाथ से नेकलेस ले लिया और उसे ध्यान से देखने लगी। शनाया ने गुस्से में अपनी दादी से कहा, दादी साई, वही 13 लाख वाला नेकलेस है जो मुझे ज्वेलरी स्टोर में पसंद आया था। ये देखिए, इस घर जमाई ने लाख 2 लाख पर नहीं, सीधा 13 लाख पर अपना हाथ मारा है। गायत्री देवी ने उसी वक्त अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया और घूरकर गौतम को देखने लगी। शनाया अपनी बात कहते हुए गायत्री देवी के पास आ गई और रोते हुए बोली, जरूर राठौड़ परिवार को पता होगा कि मुझे नेकलेस बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने खास मेरे लिए इसे यहाँ पैक करवा कर भेजा है। लेकिन इस गौतम के बच्चे की नजर हमारी सारी चीजों पर है। दादी साहब, आप पुलिस को फोन कीजिए। इसे आज के आज पुलिस के हवाले करना होगा। अगर आज इसे छोड़ दिया तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। शनाया की बात सुनकर गायत्री देवी गुस्से में गौतम और अवनी के सामने जाकर खड़ी हो गई। आखिर तुम चाहते क्या हो? हमारे घर की खुशियाँ तुमसे बर्दाश्त नहीं होती क्या? ये आवाज सुनकर अवनी का दिल सहम गया। गीता और अनिल की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि गायत्री देवी आगे कुछ पूछती, अवनी ने धीमी आवाज में कहा, गौतम, सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये नेकलेस कहाँ से आया? मैं अगर कुछ कहूंगा तो तुम मेरी बात का यकीन करोगी? अवनी बिना इस बात का जवाब दिए गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। ये मुझे किसी और ने दिया है, खास तुम्हें देने के लिए। अच्छा, वाह, तुम जैसे फालतू आदमी को कोई इतनी महंगी चीज क्यों देगा? यहाँ पार्टी में बाकी सब लोग मर गए हैं क्या? कम से कम झूठ तो ऐसा बोलो जो हमें पच जाए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये नेकलेस अवनी के लिए ही आया है। और यहाँ राठौड़ परिवार की तरफ से जितने भी गिफ्ट्स आए हैं उसकी वजह भी अवनी ही है। अगर अवनी यहाँ नहीं आती तो ये गिफ्ट्स भी यहाँ नहीं होते। गौतम की बात सुनते ही सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रघुवीर और सिद्धार्थ की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी।
लेकिन अवनी को अब तक गौतम की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। गौतम को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था। उसने मौका देखते ही मुंशी जी को वापस आने का मैसेज कर दिया। गौतम बस बहुत हुआ। आखिर और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती हो रही है? बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी दादी के पैरों में गिर के माफी मांगो। मैं सच कह रहा हूँ अवनी, ये नेकलेस मैंने चुराया नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम पुलिस को बुला सकती हो। शनाया ने गुस्से से कहा, हाँ वो तो हम करेंगे ही, आज तुम यहां से बचकर नहीं जाने वाले। ये कहते हुए शनाया अपना मोबाइल निकालकर पुलिस का नंबर डायल करने लगी, लेकिन अवनी ने उसी वक्त उसे रोक दिया। 1 मिनट शनाया, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। शनाया गुस्से में बोली, अब साबित होने को क्या बाकी रह गया है? तुम्हारा पति चोर है, चोर था और चोर ही रहेगा। शनाया ने यह कहते हुए नंबर डायल कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को फोन लगाती, उसे मुंशी जी सामने से आते हुए दिखाई दिए। मुंशी जी को वापस पार्टी में देखकर गायत्री देवी हक्की बक्की रह गई। आज ये हो क्या रहा है? इससे पहले कि गायत्री देवी आगे आकर मुंशी जी से कुछ पूछती, मुंशी जी ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया। उनकी आंखें गुस्से में लाल थीं। इतने बड़े एम्पायर के मालिक गौतम की बेइज्जती होते वो देख नहीं पा रहे थे। सब वापस ले चलो, कुछ नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ आप? ये सब मैं... प्लीज मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। मुंशी जी की बात सुनते ही सभी गार्ड्स ने हॉल में रखे हुए गिफ्ट्स को वापस गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। रघुवीर और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखने लगे। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त सिद्धार्थ मुंशी जी को समझाने के लिए आगे आ गया। सर क्या हुआ? आप किसी बात पर नाराज तो नहीं हो गए? अगर कुछ बात हुई है तो हम बैठकर सुलझा लेते हैं। मेरे डैड राठौड़ फैमिली को अच्छे से जानते हैं। कौन है तुम्हारे डैड? मैं तुम्हारे डैड को जानता भी नहीं हूं, इसलिए हटो मेरे रास्ते से। राठौड़ परिवार की तुम जैसे लोगों के साथ जान पहचान। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? मुंशी जी का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर सभी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन गौतम शांत खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। वहीं अवनी और उसके परिवार के लिए ये सारी बातें हैरान कर देने वाली थी, लेकिन गायत्री देवी अपने परिवार की खुलेआम बेइज्जती होते नहीं देख पा रही थी। रघुवीर जी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रघुवीर ने मौके की नजाकत को देखते ही अपना सिर झुका लिया। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसके मुंह से एक भी शब्द निकलते ही उसका झूठ पकड़ा जाएगा। नील अब तक गायत्री देवी को देख रहा था। वो अपनी बहन और दादी का मायूस चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने मुंशी जी से आकर कहा, सर मेरी बात सुनिए, हम लोग दरअसल... हट जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ये बात कहते हुए मुंशी जी गौतम को देखने लगे। उसी वक्त गौतम ने शनाया की तरफ इशारा कर दिया। मुंशी जी की नजर अचानक ही शनाया के हाथ में पकड़े नेकलेस पर चली गई। ये नेकलेस तुम्हारे पास कहां से आया? मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये नेकलेस इस गौतम ने चुराया था और हम इसलिए पुलिस... साफ मालूम पड़ रहा था कि नील को बात घुमाने का मौका मिल गया था, लेकिन मुंशी जी ये बात सुनते ही गुस्से में लाल हो गए। किसने कहा कि ये नेकलेस इन्होंने चुराया है? सर, नील ठीक कह रहा है। ये नेकलेस... अगर मेरे हुक्म ने यहां आने के लिए नहीं कहा होता तो मैं कभी आपके दरवाजे पर कदम नहीं रखता। ये बात कहते हुए मुंशी जी गायत्री देवी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। अचानक ही उनकी नजर अवनी पर चली गई। अवनी को देखते ही उन्होंने शनाया के हाथ से नेकलेस ले लिया और अवनी के पास चले गए। मिस अवनी, मुझे माफ करना, आपको बेवजह इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। दरअसल ये नेकलेस छोटे हुक्म ने खास आपके लिए भेजा है। मुंशी जी की इस बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी को यकीन हो चुका था कि कुछ देर पहले जो गौतम बोल रहा था वो सही था, लेकिन अवनी को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे लिए भेजा? लेकिन क्यों? ये बात सुनकर मुंशी जी गौतम को देखने लगे।
हमारे छोटे हुकुम आपको पसंद करते हैं और इसलिए उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा नजराना भेजा है और ये सारे गिफ्ट भी उन्होंने ही यहां भेजे हैं। गायत्री देवी ये बात सुनते ही हैरान रह गई। साथ ही गीता और अनिल को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी अवनी को थी, क्योंकि जिस आदमी ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था, अवनी ने आज तक उस आदमी को देखा भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर कौन है आपके छोटे हुकुम? ये सवाल सुनते ही मुंशी जी और गौतम एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन गौतम ने उसी वक्त इशारे से अपने बारे में बताने से मना कर दिया। वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, अभी मुझे चलना चाहिए। ये बात कहते ही मुंशी जी तुरंत वहां से निकल गए। अवनी एक पल के लिए खामोश खड़ी थी। आज उसके सामने एक ऐसा सच था जिसे वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगले 1 साल बाद इसी सच्चाई से उसका सामना होने वाला था। अवनी को इस बात का ख्याल आते ही मुंशी जी को रोकने के लिए वो गेट से बाहर जाने लगी। लेकिन बिना आपके हुक्म के बारे में जाने मैं ये नेकलेस नहीं ले सकती। मुंशी जी वहां से जा चुके थे। अब सभी लोगों की नजर अवनी और गौतम पर टिकी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा चुका था। उसी वक्त गौतम ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, अवनी, मैंने कहा था कि मैंने नेकलेस नहीं चुराया। गौतम की आवाज सुनते ही अवनी को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने नजर आ रही थी। गायत्री देवी सिर्फ पैसों के पीछे ही भागती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके दिमाग में पैसों का भूत बढ़ता जा रहा था और अब तो अवनी जैसा बहुत बड़ा बैंक उसके सामने था, जिस पर जोधपुर का शाही परिवार दिल लुटा बैठा था। ये बात सोचते ही उसके दिल में अवनी के लिए अपना नजरिया चेंज हो गया और उन्होंने प्यार से अवनी के कंधे पर हाथ रखा। अवनी, तुमने कभी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया कि तुम इतने बड़े परिवार को जानती हो, और तो और दादी सा आपको गलतफहमी हुई है। मुझे खुद इस बात का कुछ अंदाजा नहीं है। बस अब कितना छुपाओगी? सच कहूँ तो गलती मेरी ही है। मैंने कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं की, हमेशा तुम्हें डांटा। बेटा मुझे माफ कर दो, लेकिन इस तरह अपनी दादी सा से कुछ छुपाओ तो मत। अचानक गायत्री देवी का बदला हुआ रूप देखकर शनाया का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। वहीं गीता और अनिल हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। एक ही झटके में पार्टी में आए हुए लोगों की नजरों में अवनी के लिए इज्जत बढ़ गई और गीता ये मौका हाथ से नहीं जाने देने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि गीता आगे कुछ बोलती, अवनी ने कहा, दादी सा, अब मैं कैसे समझाऊं कि मैं... ठीक है अवनी बेटा, अब अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल। मासा, अब अवनी की उम्र ही क्या है, और ऊपर से मेरी बेटी मेरी तरह ही इतनी ब्यूटीफुल भी है। हो सकता है अवनी ने जोधपुर के छोटे हुकुम को नहीं देखा हो, लेकिन उनकी नजर तो मेरी बेटी के ऊपर पड़ गई है। ये बात कहते हुए गीता गायत्री देवी को देखने लगी। अवनी बेटा देख, तकदीर खुद तेरे पास आई है, इसीलिए आज मेरी बात को मत टालना। तो प्लीज इस गौतम को डिवोर्स दे दे और जोधपुर के छोटे हुकुम। जिंदगी में पहली बार तुम्हारी माँ ने कोई ढंग की बात की है। मेरा भी यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके इस गौतम को तलाक दो। वैसे भी जब से तुम्हारी इससे शादी हुई है तब से... गायत्री देवी गौतम के पास आकर उसकी आंखों में देखने लगी। अवनी अब गौतम के खिलाफ नहीं सुन सकती थी। वो अगले ही पल गौतम और गायत्री देवी के बीच आकर खड़ी हो गई। बस दादी सा, इस बार गौतम की कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसे इतना कुछ कहा, लेकिन अब और नहीं, और मैं गौतम को डिवोर्स नहीं देने वाली। अवनी की आंखों में खुद के लिए गुस्सा देखकर गायत्री देवी का चेहरा तमतमा गया। परिवार में आज तक किसी ने भी गायत्री देवी की बात काटने की हिम्मत नहीं की थी। तुम जैसी बित्ते भर की लड़की की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बात बीच में काटी।
मैंने सोचा तुम्हारे अंदर थोड़ी सी तो अकल बची होगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे बाप की तरह बिल्कुल खाली है। अरे जब अपने पति की इतनी ही पड़ी है तो फिर शादी के बाद अपने पीछे आशिक क्यों लगा रखे हैं? बाहर चक्कर चलाने से पहले कम से कम अपने पीछे लगे नाम का तो ख्याल कर लेती। कम से कम हमारी इज्जत तो बची रहती। एक के बाद एक गायत्री देवी ने बंदूक की गोली की तरह कड़वी बातें बरसाना शुरू कर दिया। अवनी की आंखों की कोर गीली हो चुकी थी। गौतम अवनी को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। साथ ही अनिल और गीता को भी इन बातों से बहुत बड़ा धक्का लग चुका था। अनिल ने उसी वक्त आगे आकर अवनी के कंधे पर हाथ रख दिया। मासा, बहुत हुआ, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकता। अगर हम आपकी नजरों में इतने ही अखरते हैं तो हमें यहां होना ही नहीं चाहिए। ये बात कहते हुए अनिल और गीता अवनी को लेकर वहां से निकल गए। गौतम भी बिना कुछ कहे उनके पीछे चला गया। उन्हें जाते हुए देखकर गायत्री देवी की आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में आने की सोचना भी मत। अवनी और गौतम के जाते ही पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा चुका था। वहीं गायत्री देवी की आंखों में अब तक गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन इस पूरे तमाशे के चलते आज शनाया की सगाई खराब हो चुकी थी। घर आए हुए मेहमानों के साथ साथ रघुवीर और सिद्धार्थ पंडित के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, और इस नाराजगी को देखकर शनाया अंदर ही अंदर अवनी और गौतम को कोस रही थी। अपनी बहन का उतरा हुआ चेहरा देखते ही नील ने आकर उसे गले लगा लिया। शनाया, बस, अब रोने की जरूरत नहीं है। अब रोएगा तो ये गौतम और उसके साथ साथ उसकी प्यारी पत्नी अवनी। ये बात कहते हुए नील एकटक गेट के बाहर देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ अवनी ने बाहर निकलते ही अपने चेहरे से आंसू साफ कर लिए। कुछ ही देर में सभी कार में बैठकर घर की तरफ निकल गए। अवनी अपने कहे हुए शब्दों पर पछता रही थी जो उसने गौतम से कहे थे। उसने गौतम को कार चलाते हुए देखकर कहा, गौतम, तुम्हें नील से उलझने की जरूरत नहीं है। उससे जितना हो सके दूर ही रहना। हाँ अवनी, लेकिन मैं बस यही समझा रहा था कि उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। उसके लिए सॉरी, लेकिन उससे जितना हो सके दूर रहना। उसका उठना बैठना गुंडों के साथ है। अगर उससे पंगा लिया तो वो बदला जरूर लेगा। मुझे बचपन से नील पसंद नहीं। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगा। गीता और अनिल कार की बैक सीट पर चुपचाप बैठे थे। गीता की आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन वो शायद घर पहुंचने का ही इंतजार कर रही थी। वहीं अवनी अभी तक नेकलेस अचानक गौतम के पास आने की बात पचा नहीं पा रही थी। अच्छा, एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा राठौर परिवार के साथ क्या रिश्ता है? आखिर उस आदमी ने इतने सारे लोगों में तुम्हें ही क्यों वो नेकलेस दिया? ये बात सुनते ही गौतम का मन हुआ कि अवनी को आज अपनी सच्चाई बता दे, लेकिन अगले ही पल उसे दीपशिखा का ख्याल आ गया, जिसके साथ उसे 1 साल बाद शादी करनी थी। इस बात का ख्याल आते ही उसने अपने आप को रोक दिया। नहीं अवनी, मैं तो जानता भी नहीं राठौड़ फैमिली को। कल जब तुम सब लोग चले गए थे तब मुझे वो बुजुर्ग आदमी ज्वेलरी शॉप पर मिला था और उसी ने मुझे वो नेकलेस दिया। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता, वो वहां से निकल गया। उसने बस इतना ही कहा कि नेकलेस तुम्हें दे दूं। सच में यही बात है? सच में यही बात है। अभी तुम्हारे सामने तो उस आदमी ने खुद कहा। गीता ने ये बात सुनते ही भौहें चढ़ा ली और बड़बड़ाने लगी। अच्छा हुआ नेकलेस ही दिया। बम दिया होता तो ये आदमी उसे भी घर ले आता। अकल तो वैसे भी नहीं है इस आदमी में। पता नहीं भगवान जब अकल बांट रहे थे तब ये आदमी कहाँ गया था। अवनी अपनी मॉम की बात को नजरअंदाज करके गौतम को समझाने लगी। गौतम का भी ध्यान कार चलाने में ही था। गौतम, ऐसे किसी से भी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तुम जानते नहीं हो कि लोग तुम्हारा कैसे फायदा उठा लेते हैं। आइंदा जब तक सामने वाले से कोई जान पहचान ना हो तब तक उससे कुछ मत लेना। हाँ, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। गौतम से बात करने के बाद अवनी कार से बाहर देखने लगी। वो समझ गई थी कि मुंशी जी के पास गौतम से अच्छा जरिया नहीं था अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि मुंशी जी ने
गौतम के कहने पर ही ये सारा नाटक खेला था। वहीं दूसरी तरफ गौतम कार चलाते हुए बार बार अवनी को देख रहा था। अवनी से झूठ बोलने की बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। अवनी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन क्या करूं, इसके सिवाय मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर तुम्हें सच बताता हूं तो मुंशी जी से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा, इसलिए अगले 1 साल तक मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा। अग्रवाल हाउस से वापस आने के बाद सभी के चेहरे पर मायूसी छाई थी। सभी एक एक कर घर के अंदर चले गए। रात हो चुकी थी। गीता ने अंदर कदम रखते ही गौतम के ऊपर एक खड़ूस सास की तरह ताने बरसाने शुरू कर दिए। गौतम भी सिर झुकाए सुनता जा रहा था। शक्ल तो देखो इस ढीठ की, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बेशर्मों की तरह खड़ा है, मुंह में जैसे दही जमा रखा हो। अवनी के पूजनीय दादाजी ने अगर इस महान हस्ती से मेरी बेटी की शादी न कराई होती तो आज मेरी बेटी भी किसी बड़े घर की बहू होती। बड़ा घर तो छोड़ो, हमें तो अपने ही घर में एक भूत पालना पड़ रहा है। गौतम, बस बहुत हुआ, बहुत तोड़ ली तुमने घर बैठकर मुफ्त की रोटियां। तुम्हारी वजह से हमें हर वक्त लोगों के सामने जलील होना पड़ता है, इसलिए अब कहीं ना कहीं जाकर जॉब ढूंढो। हमारी हालत तुम जानते ही हो। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मुफ्त में तुम्हारा भी पेट भरे। अरे अगर आज इसके पास कोई ना कोई नौकरी होती तो उस सिद्धार्थ को इतना कुछ कहने का मौका तो नहीं मिलता। मॉम, डैड, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं जहां भी जॉब के लिए जाता हूं वहां बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो फिर साफ बोल दो कि जिंदगी भर हमारे सिर पर ही नाचना है। छोड़ो गीता, तुम भी कहां भैंस के आगे बीन बजा रही हो। गौतम ने अपना सिर शर्म से नीचे कर लिया। अवनी बिना कुछ कहे उसे देख रही थी। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। कोई जरूरत नहीं है नौकरी ढूंढने की। कोई ऐसी वैसी नौकरी करोगे तो भी लोग ताने देंगे, उन्हें तो नया टॉपिक मिल जाएगा। इसीलिए यहीं घर बैठो और घर का काम करो। अवनी की बात के आगे गौतम कुछ कह नहीं पाया। गीता भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और गुस्से भरी निगाहों से गौतम को देखने लगी। अब जाओ, यहाँ खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो? जाकर खाना बनाओ। गीता की तीखी आवाज सुनकर गौतम किचन की तरफ चला गया। अगर दाल में नमक थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो वह सारी दाल तुम ही बैठकर खाना। गीता ये कहते हुए अपने सिर को दबाने लगी। अपनी मॉम को इस तरह देखते ही अवनी उनके पास आकर बैठ गई। अवनी बेटा, क्यों जिद ले रखी है इस आदमी के साथ रहने की? अरे तेरे सामने इतना बड़ा रिश्ता है और तू उसे ठुकरा रही है। भगवान बहुत ही कम लोगों पर ही मेहरबान होते हैं, उनका आशीर्वाद मत ठुकरा। तलाक दे दे इस आदमी को। मॉम, आप ये बात कितनी बार भी दोहरा लीजिए, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। मेरा जवाब वही रहेगा, मैं गौतम को तलाक नहीं दूंगी। आखिर उसे तलाक देने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। उसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, मेरा हर कहा मानता है और तो और अपनी पूरी कोशिश करता है। अब अगर बात नहीं बन पाती तो इसमें इसकी क्या गलती? गीता ये बात कहकर सोफे से उठकर वहां से जाने लगी। तुझे तो कहना ही बेकार है। जब अपने बच्चे ही खुद की जिंदगी बर्बाद करने की ठान चुके हो तो माँ बाप भी क्या करेंगे? ये बात बड़बड़ाकर गीता कमरे में चली गई। अनिल भी परेशान होकर दरवाजे से बाहर निकल गया। वहीं गौतम ने किचन में रहकर अवनी की ये बात सुन ली थी। आज खुद के लिए अवनी के दिल में जगह देखकर उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ शनाया की सगाई होने के बाद गायत्री देवी आगे की प्लानिंग में जुट चुकी थी। रघुवीर पंडित के बेटे के साथ शनाया की सगाई करवाकर उसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद नजर आ रही थी। साथ ही एक उम्मीद उसे इस बात की भी थी कि अवतार ग्रुप जोधपुर में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने जा रहा था, जिसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर फर्म्स ने अपनी एप्लीकेशंस भेजी थी, जिनमें से एक है अग्रवाल ग्रुप। अपने पति हिम्मत अग्रवाल के जाने के बाद गायत्री देवी ने सारा बिजनेस अपने कंट्रोल में कर लिया था, पर कुछ सालों से कंपनी लॉस में जा रही थी और गायत्री देवी किसी भी हाल में अग्रवाल ग्रुप को फिर से टॉप पर लाना चाहती थी और इसके लिए उनका डिजाइन सिलेक्ट होना बहुत जरूरी था।
भले ही दादी सा ने अवनी के परिवार को घर से अलग किया था और अवनी अभी भी अग्रवाल ग्रुप में एज अ डिजाइनर काम कर रही थी, उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसके काम से खुश होकर वो उन्हें वापस अपनाएगी। अवनी को अवतार ग्रुप के प्रोजेक्ट की बात का पता लगते ही वो अपना सारा काम छोड़कर दिन रात डिजाइन बनाने में जुट गई। उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। आफ्टर ऑल मुंबई के टॉप कॉलेज से अवनी ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई में टॉप किया था और उसका सपना था कि उसे एक दिन दादी सा अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनाएंगी। अगर अवतार ग्रुप प्रोजेक्ट में अवनी का डिजाइन चुन लिया गया तो उसे अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। गौतम जब जब अवनी को रात में काम करते हुए देखता तब तब उसे ख्याल आता कि वो अभी के अभी अभिनव को फोन कर एक झटके में अवनी का डिजाइन सिलेक्ट करवा दे। पर अवनी के डिजाइन को देखकर उसे कॉन्फिडेंस था कि अवनी का ही डिजाइन सिलेक्ट होगा और वो बिना वजह अवनी की सेल्फ सक्सेस के रास्ते में नहीं आना चाहता था। और इसलिए डिजाइन सिलेक्शन मीटिंग के दिन गौतम सिर्फ अवनी को दही शक्कर खिलाकर ऑल द बेस्ट कहते हुए उसे अग्रवाल ग्रुप ड्रॉप करता है और इस प्लानिंग में लग जाता है कि अवनी जब शाम को वापस घर लौटेगी तो वो कैसे उसकी जीत को सेलिब्रेट करेगा। वहीं अवनी भी कॉन्फिडेंट थी कि आज शायद दादी सा के मन में उसके प्रति जो गुस्सा था वो डिजाइन देखकर दूर हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग अपने अपने डिजाइन लेकर आ चुके थे। अवनी गायत्री देवी के पास चली जाती है। दादी सा, मेरा डिजाइन। गायत्री देवी अवनी के हाथ से डिजाइन लेकर देखने लगी। ठीक है, वहां बैठ जाओ। गायत्री देवी ने बड़ी सी चेयर के चारों तरफ लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। अवनी ने जैसे ही मुड़कर उस कुर्सी पर नजर डाली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने नील बैठा था, जिसकी आंखों में अब तक बदले की आग भड़क रही थी। अवनी ने एक पल रुककर गहरी सांस ली और अगले ही पल उसके पास जाकर बैठ गई। अवनी, तुम क्यों यहां अपना टाइम बर्बाद करने आई हो? इससे अच्छा तो तुम अपने उस सुमेर पैलेस के आशिक से कहती तो वो तुम्हारा डिजाइन एक झटके में सिलेक्ट करवा देता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, तुम्हें उसके साथ एक रात ही तो गुजारनी पड़ती। मेरी छोड़ो, भूलो मत सिर्फ दादी सा की वजह से ही तुम इस कुर्सी पर बैठे हो, वरना तुम ये जगह डिजर्व नहीं करते। तुम्हारा आर्किटेक्ट और डिजाइनिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नील ये बात सुनकर अपने आसपास देखने लगा। हालांकि गुस्से से उसका शरीर गर्म हो चुका था, लेकिन इस वक्त वो बात आगे बढ़ाकर गायत्री देवी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता था, पर वो अवनी को बिना सबक सिखाए ऐसे जाने भी नहीं देना चाहता था। देखते ही देखते वो घड़ी आ जाती है जिसका सभी को इंतजार था। कॉन्फ्रेंस रूम में अवनी और घर में गौतम दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस पल का जब गायत्री देवी अवनी का नाम लेगी। गौतम से और रहा नहीं जाता और वो अवनी को कॉल लगाता है, पर अवनी गौतम का कॉल नहीं उठाती है। कुछ घंटों बाद वो फिर से अवनी को कॉल करता है, पर अवनी का कॉल स्विच्ड ऑफ आता है। गौतम अब टेंशन में आ जाता है। उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि अवनी ठीक नहीं है। वो अवनी के ऑफिस में लैंडलाइन पर कॉल करता है और उसे पता चलता है कि अवनी बहुत पहले ही ऑफिस से निकल चुकी थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।